कुर्ला में एक टीचर का बेटा कॉमेडियन कैसे बन गया? मेरे फादर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल था। ईद के वक्त जब कोई फादर के दोस्त आते थे, मम्मी वो बोलते थे खाओगे कुछ, तो वो कहते थे हाँ थोड़ा खाऊंगा, तो बोलते थे थोड़ा लाना। तो मुझे आप ये बताइए, ऐसा कौन सा सवाल है जो आप चाहते हैं आपसे कभी भी ना पूछा जाए? शादी हुई आपकी? कैमरा के सामने लड़कियां मल्टीपल पोजेस दे देती हैं। हमारे साथ बड़ी दिक्कत आती है, हमको एक के बाद ऐसा लगता है बॉडी ने मूवमेंट करना बंद कर दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि सांस रुक जाने से मौत आती है। उन लोगों ने किसी मर्द को फोटो खिंचवाते हुए नहीं देखा। कॉमेडी में भी गोस्ट राइटिंग होती है क्या? नहीं, पहले से हो रहा है वो तो। अचानक से मेरे सामने पाकिस्तान की तारीफ करना शुरू कर देते थे, ये सोच के कि मुझे अच्छा लगे। अरे बुरा लग रहा है भाई, मुझे क्या लेना देना है पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई भी मुस्लिम कंट्री से। समय रैना के बारे में आपने सुना है? ये तो ठीक नहीं। सो दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट है जिनके कॉमेडी में सिर्फ हंसी नहीं, ऑब्जर्वेशन भी है, आइडेंटिटी भी है, तहजीब तो है ही है, और एक गहरा इमोशनल लेंस भी। सो लेट्स वेलकम रहमान खान। शुक्रिया। रहमान जी, जैसे आपका नाम लेती हूँ ना, तो मुझे सबसे पहला सवाल आता है कि हमेशा आपको, या हमेशा नहीं, लगभग लोग आपको AR रहमान के नाम से कंफ्यूज करते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन बताइए जब आपको लगा कि ओ मुझे इनवाइट किया गया और लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। कई बार है ना, मुझे मैं जहाँ मतलब मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ एक बंदा है, मेरे भाई को फ़ोन कर रहा है। AR रहमान का शो दिल्ली में था। वो कहता है यार अपने भाई को बोलो मुझे आना है देखने के लिए। तो मैंने कहा मेरा दिल्ली में कोई नहीं। बोला नहीं, वो बड़ा बड़ा वो कटआउट लग गया है, आप आ नहीं रहे। बोला भाई मैं नहीं, वो AR रहमान है। फिर एक तो कुछ लोग हैं ना, जैसे AR रहमान साहब का जो है ना कोई सॉन्ग है या कोई शो है, वो मुझे टैग कर देते हैं इंस्टाग्राम में। तो मैं बोला चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, करते रहो। तो वो है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। मैंने उस पर जोक भी बना दिया था शुरू में, जब ये कि वो भी गाते हैं मैं भी गाता हूँ, फ़र्क इतना है कि मैं सुर में गाता हूँ। नहीं मतलब वो सुर ताल लय सब में गाते हैं, मैं सिर्फ सुर में गाता हूँ। वो मैंने कहा कि वो जब गाते हैं तो समा बांध देते हैं, मैं जब गाता हूँ तो मेरे घर वाले मुझे बांध देते हैं, गाना मत तू चुपचाप रहे बस। वो गाते हैं तो संगीत के सातों सुर उन्हें अदब से सलाम करते हैं, मैं गाता हूँ तो मुझे खुदा हाफिज कह देते हैं। बोले भाई तेरा काम नहीं। तो है फन है, नाम से थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि चलो इतनी बड़ी शख्सियत है, इतने बड़े आदमी हैं। बट हाँ, म्यूज़िक का है, मतलब मैंने बड़ा म्यूज़िकल नाम है तो उसका असर तो था। मैंने शुरू किया था कॉलेज डेज में म्यूज़िक सीखना, बट सीख नहीं पाया, परिस्थिति ने मुझे सीखनी अच्छा हुआ, वरना मैं बहुत बुरा सिंगर होता। जो हमने हंसते हंसते इतना शुरू कर ही लिया है, तो मुझे आप ये बताइए, ऐसा कौन सा सवाल है जो आप चाहते हैं आपसे कभी भी ना पूछा जाए? शादी हुई आपकी? मैं कोई ऐसे हादसा, दुख, परेशानी, ट्रेजेडी बिल्कुल नहीं याद करना चाहता। नहीं, मजाक क्या लगा, ऐसा कोई सवाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा है। ये तो बहुत ही ऐसा सवाल है कि क्या नहीं पूछना चाहिए। हाँ मतलब मैं अभी फिलहाल कोई पॉलिटिकल सवाल ना पूछा जाए, ऐसे भी इतना ही चाहता हूँ, क्योंकि मैंने छोड़ दिया पॉलिटिक्स में कॉमेडी करना। काफी लोगों ने छोड़ दिया, और जो नहीं छोड़ते हैं वो तो पब्लिसिटी हो जाती है। हाँ पब्लिसिटी है, वो तय करें। मेरे एक दोस्त मुझे समझा रहा था एक बार, बड़ी अजीब सी बात है। किसी एक फंक्शन में मिल गया, हमारे किसी की कोई लॉयर की ऑफिस की ओपनिंग थी, तो वो बजिद था मुझे इतने कन्विंस कर रहा था वो, और मुझे थोड़ी देर के बाद गुस्सा भी आ रहा था और इरिटेशन भी हो रहा था। बोलता भाई एक काम करो, किसी बड़े आदमी को गाली दे दो। तो मैं बोल रहा हूँ कह रहे नहीं, बोले नहीं भाई आप समझ नहीं रहे, दे दो। बोला अरे रुक जाओ, बोले दे दो, फेमस हो जाओ, जेल जाओ एक बार। मैं बोला भाई नहीं, बोले नहीं जाके तो देखो, नहीं तुम्हारा नाम हो गया तो देखना। बोला भाई नहीं, बोले नहीं तुम जाओ यार, मैं वीडियो कुछ अभी बोल दो। बोला तू चल। तो कुछ लोग जो है ना, इन्होंने हालांकि ये एक गेटवे बना लिया है, विंडो बना लिया, बुरी बात है। ऐसे जानबूझकर फेमस, मेरा ये मानना है एक उसूल थोड़ा प्रिंसिपल होना चाहिए कि आपको फेमस होने के लिए आपने किसी बड़े आदमी पर निशाना साध दिया, और फिर वो बुरी बात है। कुर्ला में आपका बचपन बिता, आपके फादर टीचर रहे हैं। हाँ। तो कुर्ला में एक टीचर का बेटा कॉमेडियन कैसे बन गया? वो सफर कैसे तय किया आपने? वो सब एक्चुअली मैंने ऐसे सोचा तो नहीं था कि कॉमेडियन बनना है, बट हाँ वो जो फनी बोन जिसे कहते हैं ना, वो कहीं था अंदर। मेरे फादर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल था। बहुत सटीक था। मतलब वो मैं देखता था उनको ना, वो जो है ना मस्खरापन या मजाक वो जो दोस्तों के साथ करते थे। मुझे याद है कि
ईद के वक्त जब कोई फादर के दोस्त आते थे घर में खाने वाने, मतलब शीर खुरमा और खाने के लिए, तो मेरी मम्मी वो बोलते थे खाओगे कुछ, तो वो कहते थे हाँ थोड़ा खाऊंगा, तो बोलते थे थोड़ा लाना। तो मम्मी लाती थी हमारी वालिदा, तो वो देखते थे ज्यादा तो उसको से निकाल के थोड़ा रखते थे और लाके रख देते थे और सामने ऐसे बैठ के देखते थे। तो जैसे ही खाया तो बोले और खाओगे। तो मैं ये जब देखता था, अरे बहुत सीरियसली करते थे वो, तो हम देखते थे, बड़ा एंजॉय करता था जब लोग हंसते थे। फिर वो कहीं मुझ में भी था वो सेंस ऑफ ह्यूमर, तो फिर वो स्कूल में जो है लोगों को जोक सुनाता था मैं। एक रेडियो में प्रोग्राम आता था सेंटोजन की महफिल, बहुत पहले विविध भारती किस पे आता था, जिसमें कृष्ण भूटानी जी थे जो 15 मिनट जोक सुनाते थे। तो मैं जोक याद कर लेता था उसमें, जो कुछ 2 4 6 8 ये ऑलमोस्ट सारे, और मैं अगले दिन क्लास में दोस्तों को सुनाता था। और जब सबको सुनाता था सब हंसते थे, तो अटेंशन मिलता था। तो शुरू में अटेंशन के लिए कर रहा था मैं, कि यार बड़ा मजा आ रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, अटेंशन मिल रहा है। उसके अलावा मेरी जो एंटीक्स थी, जो मेरे अंदर जो एक वो था, तो वो मैं करता था और वो था अंदर कहीं। और फिर वो धीरे धीरे वो जब बहुत सारी चीजें हुई, और फिर बाद में जब टेलीविजन पर ये था ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ, तो पहला तो नहीं गया मैं, दूसरे में दोस्तों ने कहा कि जा इसमें, तो मैंने कहा कि यार ये नहीं यार, ये ठीक नहीं है, ये सब थोड़ा सा, ये सब कॉमेडियन, ये सब मिमिक्री, ये सब मुझे नहीं करना। बोला नहीं तू करना, और भी लोग अच्छे लोग हैं, बहुत सारे नाम उसमें थे, अभी जा। मेरे जहन में एक चीज थी कि अगर करना चाहिए कि करूँ क्या, ट्राई करूँ क्या, क्योंकि आई यूज टू राइट और मुझे लिखना अच्छा आता था और फनी तो था मैं मेरे हिसाब से। तो जब 3 शुरू हुआ, मैंने ये सोचा था कि अगर लाफ्टर चैलेंज 3 शुरू होगा और अगर मुझे लोग कहेंगे कि इसमें जा, तो मैं समझूंगा ये एक नेचुरल कॉल है, एक नेचुरल पुश है। नाउ आई शुड से यस एंड आई हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन, बिकॉज ये मुझे हिंट है। ऐसा मैंने अपने आप को बोला कि फिर ये हिंट है, मैं हिंट को बार बार नकारूंगा नहीं। और हुआ यूं कि वो फिर आया और किसी ने कहा कि चल मैं तेरी सीडी बना देता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो मतलब चलो करते हैं। और ऐसी आधे मन से मैंने कुछ बनाया, कुछ वन लाइनर्स लिखे, कुछ पैरोडीज लिखी, कुछ जोक्स लिखे, और बहुत कुछ लिख के 15-20 मिनट का कहीं। मजे की बात, एक न्यूज चैनल का ऑफिस था, उसमें मैंने रिकॉर्ड किया। किसी को बोला ये इनके पास कैमरा है, कैमरा भी नहीं, कहाँ है, तो ताकि अच्छी ऑडियो वीडियो आएगी, तो रिकॉर्ड करके दिया। लेकिन वो बहुत ग्रेट नहीं था वीडियो पे। तो उसमें कोई डायरेक्शन टीम में एक बंदा था, वो उसने बुलाया कि भाई तू आ जा। मुझसे जब बात की तो मैं नॉर्मल बात कर रहा, तो वो उसमें बहुत फन था। बोला यार तू जो कर रहा है ये फनी है, तू जो बनाया है वो ठीक है, तो तू कर सकता है। तो मैं हाँ मैं कर सकता हूँ। तो बोला ठीक है, तू ये दिन ऑडिशन है, तू डायरेक्ट ऑडिशन में आ जा। तो ऑडिशन में मैं गया, बहुत सारे वन लाइनर्स लिखकर, और ज़्यादातर वन लाइनर्स लिखे मैंने, और ये सोच कर गया जिंदगी में पहली बार पहला ऑडिशन दे रहा था। एंड आई वॉज in such a frame of mind that whether if at all I get selected, it's fine. If I get rejected, it's okay, I'll move, because ये तो मेरे, it is not my cup of tea, it is not my goal also, मुझे कुछ और करना है, देखते हैं ना। और ये मूड के साथ मैं गया, और मजे की बात है कि इतना फियरलेस मैंने ऑडिशन दिया है, वो ऐसे पैर ऐसे टेढ़े करके ऐसे स्टाइल में खड़े होकर माइक पे, और मैं बोल रहा था। और आपको बताऊं मजे की बात, ड्यूरिंग द ऑडिशन मुझे ये तो पता लग गया था कि मैं जो 50 लोग इस वक्त भारत में सेलेक्ट होने वाले, उसमें से एक तो मैं हूं। ऐसे मुझे अपने करियर में बहुत कम लगा है, इतना सारा करने के बाद भी। उस वक्त जो मुझे लगा कि मैं तो हूं, क्योंकि मैं बहुत बेफिक्री के साथ कर रहा था, मुझे लगा था मैं 50 में तो हूं, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। और आई वॉज जस्ट वेटिंग, और फिर एक हफ्ते 10 दिन के बाद बोला कि सेलेक्ट हो गया। वहां से मुश्किल शुरू हुई। फिर वहां से जो है मुझे पता चला कि मेरे जोक अच्छे नहीं है, और मैंने 3 किताब लिखी थी, वो सब रिजेक्ट हो गई कि ये क्या है, ऐसा नहीं वैसा। मेरा थिएटर ज्यादा आ रहा था, एक्टर ज्यादा आ रहा था उसमें। वो एक अलग प्रोसेस में धीरे धीरे सीखा उसको, समझा उसको, और फिर यहाँ कॉमेडी कैसे सीखी जाती है? कॉमेडी देखिए, एक तो देखकर, सुनकर, पढ़कर वो भरना तो होता ही है, जैसे आपके आसपास ही। और मेरे ख्याल से मुझे बहुत पहले कॉलेज में मुझे हुल्लड़ मुरादाबादी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। मैं कॉलेज के एनुअल डे में मैं जोक सुना रहा था, तो मैं उनके पास
पहुंच गया और मैंने कहा कि सर कैसा लगा मेरा, तो उन्होंने एक अच्छी बात कही, बोले तुम्हारे प्रेजेंटेशन से लगता ही नहीं कि तुम कॉलेज के बच्चे हो, लेकिन एक ज्ञान ले लो, अध्ययन करो, अध्ययन करो, ये मेरे साथ रह गया। अब अध्ययन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, वो आपकी आपकी ऑब्जर्वेशन भी है, अध्ययन है, दूसरों को देखना भी अध्ययन है, खराब काम देखना भी अध्ययन है कि ये नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, अच्छी चीज ही देखते हैं, बुरा उसको हट जाते हैं। मैं पूरा देखने की कोशिश करता हूँ कि यार ये क्या कर रहा है जो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आज भी ऑन गोइंग प्रोसेस है, आज भी कुछ कोई ना कोई कंटेंट दे ही देता है। अभी जैसे मैंने एक लाइन कल ही लिखी है, मैं रोज लिखता हूँ कुछ ना कुछ। मैं नॉर्मली ये होता है कि जैसे कैमरा के सामने जैसे सेल्फी या कोई आता है तो लड़कियां मल्टीपल पोजेस दे देती हैं इजीली। हम हमारे साथ बड़ी दिक्कत आती है, हमको एक के बाद ऐसा लगता है बॉडी ने मूवमेंट करना बंद कर दिया है, मैं आदमी नहीं मैं लाश हूं, मैं, हमको ऐसा लगता है। तो मैंने लिखा, मैंने ऐसी है कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि सांस रुक जाने से मौत आती है। उन लोगों ने किसी मर्द को फोटो खिंचवाते हुए नहीं दिखा, हमको समझ ही नहीं आता है कि तो अब विजुअल मुझे कहना कैसे, तो मैं मेरा तरीका निकालता हूँ, मेरा ओपिनियन क्या है, फिर मैं कैसे बोलूंगा। तो ये कल ही जोक आया, ऐसे देख करके किसी को फोटो क्लिक करवा, कोई लड़की उसको फोटो क्लिक करती सड़क पर, तो भाई वो इसी मुद्रा में था। वो ज्यादा से ज्यादा हम अपना एक हाथ जेब में डाल देते हैं, हमको लगता है भाई मैं शोले का आधा ठाकुर। हाँ, ये बहुत ही अजीब लगता है, हर फोटो में यूं ही कर रहे हैं। अरे भाई क्यों थम्स अप कोका कोला भी कर देते, एक हाथ जेब में डाल दिया, यूं खड़ा हुआ है और बोले चेंज। तो चेंज में अगर बॉडी चेंज हुई तो मुंह वैसे ही होता है, वो चेंज नहीं हो रहा। अगर ये चेंज हो रहा है तो बॉडी स्टिफ हो गई है, रोबो हो जाते हैं। तो ये पता नहीं क्या है, तो अभी मैंने उसी पे लिखना शुरू किया है। तो ये ऑब्जर्वेशन से आती है, देख कर आती है। और कई बार मैं स्टैंड अप भी देखने लगता हूँ लोगों को कि कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, अच्छा ये बोला जा रहा है, ये सोचा जा रहा है, आज मॉडर्न स्टैंड अप क्या है, आज कैसे लोग क्या कर रहे हैं। तो सीखना है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो बस सीख रहे हैं इसी तरीके से। सो इन सब बातों में अगर मैं पूछूं, कॉमेडी ने आपको चूज किया या आपने कॉमेडी को इसलिए चूज किया कि शायद कुछ और समझ नहीं आ रहा था उस वक्त? बहुत प्रैक्टिकल जो है, मैंने कॉमेडी तो उस इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट हुआ। शुरू में तो मैं फनी था बंदा, उस वक्त मेरे अंदर, अभी भी मेरे अंदर है। अभी ये हम क्या, इतना सब कुछ होने के बाद कहीं जाके सोबर थोड़ा सा अपने आप को कैरी करने लगते हैं। मैं दोस्तों के साथ तो वही हो जाता हूँ, अगर आप मेरे फ्रेंड सर्कल में बैठेंगे तो आप हंसते, आपको ऐसा लगेगा कि ये आदमी की मशीन है, स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है। हाँ, मतलब फुल ऑन चलता रहता है, कुछ पता नहीं होता है। बट बाहर दुनियावी एतबार से अब अपने आप को बरतना शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त तो यही था कि थिएटर कर रहे थे, थिएटर करते करते थिएटर ही करना था, एक्टर ही बनना था, राइटर बनना था, फिर डायरेक्टर बनना था, ये गोल था। ये बीच में आ गया स्टैंड अप कॉमेडी का एक शो, और सोचा यार चल यार, यहाँ तो एक कटिंग चाय और एक वड़ा पाव में जिंदगी गुजर रही है, और गुर्बत की सल्तनत का उगा हुआ जलालत का पौधा घूम रहा है यहाँ वहाँ, वो मैं हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है। जब हम थिएटर करते थे, हमको भूख लगती थी तो हमारा प्रोड्यूसर हमको चाय पिला देता था। तो ये जो आपने अभी बोला उसको थोड़ा सिंपल शब्दों में बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो है गरीबी ने घेर रखा था, क्योंकि देखो घर से सपोर्ट नहीं मिलता था हमको, फाइनेंशियल सपोर्ट। मैं तो छुपाता था कि मैं ये कर रहा हूँ। तो फिर ये हुआ कि अब कैसे कैसे करते थे, और फिर प्ले में भी इतने पैसे नहीं मिलते थे शुरू में। बाद में धीरे धीरे स्ट्रीट प्ले करना शुरू किया, एक एनजीओ के साथ जुड़ गए, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन। इट वाज थिएटर अगेंस्ट टोबैको, एंटी गुटखा एंटी टोबैको कैंपेन था। तो वहाँ जो है कुछ पैसे मिलने लगे थोड़े थोड़े। फिर इंडिया टूर किया संगीत कला केंद्र के साथ, तो वहाँ पर भी पैसे बहुत कम मिलते थे, इतने पैसे मिलते थे खत्म हो जाते थे। कॉलेजेस में आके सिखाने लगे। कॉमेडी तो आ गई बाय डिफॉल्ट कि भाई ये करते हैं। उसमें जैसे ही मेरा लाफ्टर चैलेंज में मेरा सिलेक्शन हुआ, उस शो में तो पैसे नहीं मिले, हमने किए। मैं लकीली मैं टॉप 10 में था शुरू में, जिसमें हमारे कपिल थे, राजीव ठाकुर थे, सुदेश लहरी थे, और भी बहुत सारे कॉमिक्स थे। तो हम थे, मुझे एडवांटेज था कि मुंबई का था। उसके बाद जो शो में है, मुझे याद है जब पहली बार, नहीं उससे पहले एक चीज़ हुई, उसके बाद जो है मुझे एक शो मिला बनारस में, और मुझे बोला कि भाई शो है और आप फ्लाइट के टिकट है और पैसे भी है। मतलब पैसे हैं,
कितने? तो पहली बार मुझे कोई डबल फिगर में पैसे मिल रहे थे। तो मैंने बोला भाई साहब ये कुछ सही चीज है। और फ्लाइट में जा रहा हूँ और मैं बोला भाई तेरे तो दिन बदल गए, अच्छे दिन तभी आ गए थे मेरे। तो मैं बोला भाई दिन बदल गए, मैं देख रहा हूँ मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कौन हूँ। और मजे की बात बताता हूँ आपको स्नेहा जी, मैंने 3 एंट्री की और मजा लेके तीनों में कोई हंसा, कोई नहीं हंस रहा था। ऐसा लगता अभी अभी कोई अब्दुल गफूर भाई का इंतकाल हो गया, अभी अभी ताजा मरे हैं, सन्नाटा है, नान खटाई बढ़ चुकी है, कोई हंस नहीं रहा है। ऑर्गेनाइजर मुझे देख रहा है गुस्से से बांधे, बोलता भाई आप तो कॉमेडियन हो ना। बोला मुझे भी यही लग रहा था। बोले कोई हंस नहीं रहा था। बोले ये तो मैं भी देख रहा था। बोलता कुछ करो। मैं क्या करूं। और मैं उस दिन जाते सबसे पहले अपनी चुटकुलों की किताब फाड़ी। तो ये हुआ कि पहला सुपर फ्लॉप शो दिया मेरे लाइफ का जिसमें पैसे मिले थे। अब मैं बोल रहा हूँ यार ये काम, ये तो सबने टीवी में सुनाया था, अब ये तो चला नहीं है, तो अब क्या करें। फिर जो है ना वो कहते हैं कि फेलियर जो है ना दरअसल आपकी मदद करने के लिए होती है। आपको मेरे साथ मुझे फेलियर ने बहुत हेल्प की। उस वक्त मैं बहुत 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 बुरा फील होता था यार कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ। इवन जब लाफ्टर चैलेंज में है, मैं आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ, जब मेरा बेस्ट एक्ट लेकर गया था ना, तो उस वक्त कोई ऐसा बंदा जो डार्क हॉर्स था, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, वो बहुत अच्छा कर गया। और मुझे लगा यार ये आज ही साले को मर रहा था, आज ही अच्छा कर रहा था, मेरा तो सही था। और जब मैं सेमीफाइनल राउंड में गया उस दिन भी एक लड़का मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा कर गया। मैंने बोला यार ये खेल हो रहा है मेरे साथ, यार ये साले आज ही मेरे साथ में अच्छा कर रहे हैं। तो ये दरअसल ये था कि मेहनत और कर। ये कुदरत आपसे ये कह रही थी कि भाई इतने में बस नहीं, और कर। और ऐसा बहुत वक्त तक होता गया। फिर मुझे याद है मैं कॉमेडी सर्विस कर रहा था और उस दिन भी मेरा कव्वाली का एक्ट था और एक आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा किया और मैं फिर डिप्रेस हो गया। तो मेरे दोस्त हैं धीरज पालशेतकर, उस वक्त वो डायरेक्शन टीम में थे, क्रिएटिव टीम में। उन्होंने मुझसे कहा, वो थिएटर से जानते थे मुझे, उन्होंने कहा नहीं तेरा इससे अच्छा है, तू अच्छा करेगा आज। शायद मेरे लिए मोटिवेशन हुआ और उस दिन मेरा अच्छा हुआ उससे, और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला, सब कुछ मिला। तो मैं ये समझा कि जो पीछे जो मेरी फेलियर्स हो रहे थे या कोई मुझसे आगे निकल रहा था ना, वो मुझे और स्ट्रांग और मजबूत करने के लिए। तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगा कॉमेडी। मैं समझता हूँ कॉमेडी ने ही चूज किया है मुझे कि भाई तेरे अंदर है, तू हंसा, तू आ। और अब मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आई जस्ट लिव कॉमेडी, यू कैन से। आपने ये जो पर्सपेक्टिव दिया कि फेलियर हुआ बहुत अच्छा, उसी की वजह से मैं इम्प्रूव हुआ, मैं और प्रैक्टिस करता रहा, परसिस्टेंट रहा, लेकिन जब वो हुआ था तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? मैं रोना आया था। मुझे पता है, मुझे याद है जब मैं पहली बार ऐसा हुआ कि मैं सेमीफाइनल में आ गया था और मैंने बहुत अच्छा किया था और मेरे सामने एक लड़के ने कुछ ज्यादा ही अच्छा कर लिया। और ये उससे पहले वाले भी राउंड में ऐसा हुआ कि मैंने एक लड़का बहुत अच्छा किया जिसे वाइल्ड कार्ड एंट्री दी थी। उस वक्त हुआ ना, तो मुझे याद है कि मैं ऐसे बैठा हुआ था और मुझे आ रहा था रोना, बट सारे लोग थे, अब मर्द तो रोते नहीं है, तो हम रोएंगे क्या। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू गॉड। मैं मन ही मन में बोल रहा हूँ कि ये जो मतलब जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं ये बात कर रहा हूँ, ऐसा मत करो मेरे साथ। और मैं क्या करूँ, मेरा मन हो रहा था मैं उठ के चला जाऊँ, क्या हो गया, नहीं करते। फिर किसी ने बोला नहीं रुक 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 रुक। अच्छा मजे की बात है, मुझे रुकाया गया और फिर जजेस ने रिकॉग्नाइज किया कि यार ये बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे डबल वाइल्ड कार्ड एंट्री देके सेमीफाइनल में डाला गया। बोला नहीं ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हो जा रहा है। तो वो उसके बाद हर बार बाद में फिर मुझे इतना रुआसा नहीं हुआ। हाँ बुरा लगता था यार, ये क्या है यार, ये मतलब मैं अच्छा तो कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। और ये बहुत बार होता गया। मतलब मुझे याद है मैं एक मिडिल ईस्ट में एक शो कर रहा था और रात में 4 बजे मुझे बुलाया गया कि अभी आपको आना है। मैं सो गया था और मैंने बहुत खराब किया था वो शो, और मैं कमरे में जाके मैं रो रहा था कि यार मैंने इसके पैसे लिए और मैंने बहुत बुरा किया है और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मैं अच्छा नहीं किया, या मैं सो क्यों गया। मैंने अपने आप को बहुत ब्लेम किया। लेकिन उन सब चीज़ों ने मुझे सिखाया है कि आपका मूड खराब है, आप झगड़ के आए हो, आप अपसेट हो, आपका कोई नुकसान है, ऑडियंस को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आए हैं आपको देखने के लिए और एंटरटेन होने। आप उनको दीजिए, आपको पैसा मिला है उसका, आपको इज्जत मिली। तो हर फेलियर ने, हर चैलेंज ने सिखाया है और हर बुरे शो ने मुझे और अच्छा लिखने के लिए मजबूर किया है।
कि तूने ये शो किया, एक मैंने शो किया था उसमें 40 औरतें थी और मेरा 10 मिनट के कंटेंट खत्म हो गया। बोला अब मैं इन महिलाओं को क्या करूं, ज्यादा कुछ बोल दिया तो घेर के मारेंगी भी मुझे यहाँ पे। मैं बोला भाई मेरे पास लड़कियों के ऊपर कोई जोक ही नहीं है, ये ऐसे कोई जोक ही नहीं जिससे ये रिलेट करें, इनके टॉपिक ही नहीं है, मेरे टॉपिक तो कुछ अलग ही है। फेल। तो ऐसे शुरू में जब मैं फेल होता गया मैं उतना लिखता गया, अच्छा। हाँ उतना मैं, और आज टचवुड मेरे पास, मैं बताऊंगा नहीं कितने घंटे का मटेरियल है, मैंने बहुत सारा, लेकिन मैंने बहुत मटेरियल है मेरे पास, टचवुड बहुत है, और आज भी लिखता हूँ। आज भी कोई चैलेंज आता है तो फिर मैं उस पर लिखना शुरू कर देता हूँ कि यार ये आएगा तो ये नहीं होना, ये प्रॉब्लम तो नहीं होगा मेरे साथ। तो ये फायदे हैं इसके। ये मैं आपके दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ। मेरा कैमरा कौन सा है? ये, हाँ मैं कहना बस यही, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार ये हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, मैं हार गया, ये चैलेंज है, नहीं भाई ये काम कर रहा है आपके लिए, ये काम कर रहा है आपके लिए। तो इसको वो जो उसके लिए डिसिप्लिन लाना। वो एक शेर सुना दूं मैं कि वो कि तेरे कदमों में गुलिस्तान, तेरी ठोकर में बहार, तू भड़कते हुए शोलों सा मचल सकता है, तेरे अंदाजे तगय्युर यानी चेंज ऑफ डिसिप्लिन, तेरे अंदाजे तगय्युर पे है दुनिया का निजाम, तू बदल जाए तो दुनिया को बदल सकता है। तो वो बदलाव बहुत जरूरी है अपने अंदर के, नहीं यार मैं करता हूँ, मैं लड़ता हूँ। तो ये है। So, आपके इस बात से ना मैंने एक आपके बारे में ही रिसर्च करते वक्त गूगल पे ये फिगर आउट किया था, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अ सैड क्लाउन पैराडॉक्स, जिसमें अक्सर कहा जाता है कि हंसाने वाला काफी बार जो अपने जोक्स होते हैं या स्क्रिप्ट्स होते हैं अपने ही दर्द से लिखता है। और आपने भी उसकी जिक्र की थोड़ी देर पहले। तो आपने ऐसा कौन सा मोमेंट था जो तुरंत जाके स्टेज पे उसका मजाक बना के अपने शायद इमोशंस को हाइड करने के लिए या शायद फन के तरीके से इसलिए प्रेजेंट किया, जस्ट सो दैट पीपल कैन लाफ ओवर इट? नहीं रोना तो नहीं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम जो हमारी ह्यूमिलिएशन होती है ना वही जोक बन जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं भोपाल में एक शो कर रहा था अभी पिछले दिनों, मतलब वो सबसे पेनफुल वाला जो आपने यूज किया हो तुरंत अपने कॉमेडी में। पेन, हाँ एक तो पेन ये कि जैसे मुझे उससे तकलीफ होती थी, जैसे मेरे दोस्त जब है ना, मुझे याद है इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच जब होता है, अब तो इतना नहीं है, होता था तो वो बहुत मजे लेते थे मेरे कि कौन जीतेगा आज, इंडिया जीतेगा, नहीं जीतना कौन चाहिए, इंडिया, नहीं दिल से बोल, नहीं मन से बोल। तो ये जो कई बार है ना वो अचानक से मेरे सामने पाकिस्तान की तारीफ करना शुरू कर देते थे, ये सोच के कि मुझे अच्छा लगेगा। अरे बुरा लग रहा है भाई, मुझे क्या लेना देना है पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई भी मुस्लिम कंट्री से, मैं यहाँ, तो वो मुझे बुरा लगता था यार कि यार ऐसा क्यों। तो मैंने वो उस पर जोक ही बना दिया कि मैंने बोला कि किसी ने आई सेड कि आई हेट वॉचिंग इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच विथ माई नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स, क्योंकि वो मैच को कम और मेरे को ज्यादा देखते हैं। विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई, इस बात की खुशी नहीं मनाते, पहले चेक करते साले वो सदमा तो नहीं हो गया है। तो ये मेरा पेन था जो मेरे जोक में आया। तो और वो बहुत हिट हुआ सेट, मेरे ख्याल से यूट्यूब मेरे कई मिलियंस में गया है वो वीडियो। तो काफी लोग शायद रिलेट कर पा रहे हो। हाँ काफी लोग, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा नहीं, मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता होगा, कुछ लोग होते होंगे, कुछ लोग होते होंगे जो जिस देश में रहते हैं उनको कहीं और उनका लॉयल्टी या उनकी जहालत टिल्टेड है। बट मेरा ये मानना है कि जहाँ आप पैदा हुए हो, जहाँ आप खाते हो, जहाँ पीते हो, जहाँ पे परवान चढ़ते हो, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी बनती है, जहाँ पर आपका रोज़गार बनता है, अगर उस ज़मीन से आपके ज़मीन के लिए आपके अंदर मोहब्बत पैदा नहीं हो रही तो फिर आप इंसान भी नहीं है, हैवान भी नहीं, पता नहीं क्या है। तो क्या बात है। तो फिर ये है कि कई बार जब लोग एक स्टीरियोटाइप करते हैं ना कि भाई तू तो बिरयानी खाता होगा सुबह हमेशा, तो मैं बोला नहीं खाता यार, सुबह रात में 11 बजे फोन करके पूछे बिरयानी खा रहा है क्या, बोला नहीं भाई, एक बार 6:30 बजे हम लोग कहीं जा रहे थे, नाश्ते में तो बिरयानी, बोले तेरे को क्या लगता है बेड पे नहीं बकरे वगैरह पे सोता हूँ मैं, हमेशा बिरयानी कौन खाता है यार। तो ये पेन है, पैथोस है जो मैं जोक में कहीं से ले आता हूँ, चलता रहता है। बट काफी दुख होता होगा ना जब आपके खुद के दोस्त जिनके साथ आप मैच एंजॉय कर रहे हो, जिनके साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, अर्ली मॉर्निंग राइड्स, इवनिंग ड्राइव्स एंड ऑल, और वो जब आपके ऊपर ऐसे जोक क्रैक करे। एक्चुअली क्या होता है कि अब मुझे बुरा लगना बंद हो गया है, अब मैं सबको कंटेंट की तरह देखता हूँ। मुझे पता है कि वो मजे लेते हैं, दोस्तों को पता है कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन वो मजे लेते हो, कई बार वो देखना भी चाहते हैं, कई बार थोड़ा सोचते ऐसा है क्या,
तो पहले लगता था बुरा, अब मेरे आसपास जो है, मैं बताऊं, लोग बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ। भले ही हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सियासत को साइड कर दो, न्यूज़ को साइड कर दो, इन जनरल लोग बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ। इंडियन लोग, दुनिया में तारीफ होती है इंडियन लोगों की। तो कुछ चीज़ें अटपटी लगती है, तो कुछ लोग, जैसे कुछ लोग इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे गालियाँ देते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई अगर मैं देशभक्ति का वीडियो डाल दूँ तो भी गाली देते हैं कि तू साले दिखाने के लिए कर रहा है। तो फिर मुझे उस पर दया आती है, मुझे ऐसा लगता है ये बेचारा, ये अभी इसको ये सोच नहीं पा रहा है ठीक से। तो सोशल मीडिया में पहले लगता था बुरा, लेकिन अब मुझे इतना नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है यार ये पता नहीं है, परेशान है ये। तो अब उतना बुरा नहीं लगता। अब मुझे कोई गाली भी देता तो मुझे ऐसा लगता है एक जोक तो आ गया है। जैसे मेरा एक शो था, उसने बोला कि रहमान भाई वीडियो डाला करो ताकि पता चले कि आप जिंदा हो। तो मैं बोला ये, तो इस तरह के कमेंट आते हैं, तो मैं उससे जोक बनाने की कोशिश करता हूँ, बस इतना ही है। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि ये कोई भी, हम जैसे आम इंसान भी जो कॉमेडी करते हैं, कई बार अपने कुछ लो सेल्फ एस्टीम चीज़ों को छुपाने के लिए या कवर अप करने के लिए करते हैं। क्या ये बात सही है? आपने कभी इससे आपका रिलेशन हुआ या रिलेटेबिलिटी लगती है इस बात से? छुपाने के लिए नहीं, मजा तो है जब आप उसको उस पर बात करें। मजा तो है जब उसमें मतलब हंस कर ठहाकों में बातों को बोल देना ताकि वो उनकी कुछ चीजें कवर अप हो जाए, शायद वो कॉन्फिडेंट नहीं है उन चीजों को लेके। नहीं, मतलब मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मतलब मैं तो जो चीज़ हाँ, अगर अलबत्ता ये बात है जिस पर लोग आप पर शक कर रहे हैं या डाउट कर रहे हैं, तो अब ये सहारे के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है। मेरा भी अपना ओपिनियन है। मैं ऐसे ओपिनियन, जैसे मुझे कोई सोशल मीडिया पे कोई चीज़ कोई बोल ली जा रही है तो मैं उसका जवाब उसको पर्सनली आके नहीं दूंगा, बट मैं अपनी बात से उसका अपना जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो कई बार कई बार जवाब देना ज़रूरी होता है, कई बार छोड़ना भी ज़रूरी होता है। हर चीज़ का जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि मेरा मानना ये है, अगर मेरे सामने कोई इंसान बैठा है जिसकी समझ ही एक लिमिटेड है, तो मुझे पता है इसके साथ मेरा डिस्कशन कहीं जाएगा नहीं। इसकी अपनी सोच जो है एक लिमिटेड है, तो मैं उससे उसकी ओपिनियन में सुन लेता हूँ। मैं किसी डिस्कशन में नहीं जाता। अगर मैं समझता हूँ कि इसकी ज़मीन ज़रखेज़ है, इसको समझता है, ये एक्सेप्ट भी करेगा, रिसीव भी करेगा, समझता है, सोचता है। ज़रखेज़ मतलब उसमें बीज उग सकती है। अच्छा, मेरी थोड़ी उर्दू आपके सामने मुझे हिंदी बोलते वक्त भी थोड़ा सा लग रहा है अच्छा मैं सही बोल रही हूँ। नहीं, बोलिए। आपको मजे की बात बताऊं, मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। मेरी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी है। और आप उर्दू में हाँ, मतलब कैसा कि फिर दोनों करता हूँ, मैं हिंदी भी करता हूँ। फिर ये उर्दू के, मैं असल में कुछ काम कर रहा हूँ ना, तो उर्दू जैसे मेरा एक सब्जेक्ट है ह्यूमर बात, उस पर तो आदत हो गई है कुछ पढ़ना। हिंदी उतना नहीं पढ़ पाता अब मैं, वरना मैं हिंदी लिटरेचर मैंने मेजर करते करते रह गया था। मेरे कॉलेज में हिंदी लिटरेचर था नहीं, अदरवाइज मैं सेकेंड ईयर तक मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ रहा था। मेरा एक मन और था कि हिंदी का टीचर बनूंगा मैं। मेरा ये मन था कि मैं एमए करूंगा और उसके बाद बीएड करूंगा और हिंदी का एक प्रोफेसर बनूंगा। लेकिन ये मुआ थिएटर बीच में आ गया और उसने पैसे तो नहीं दिए, उसने मुझे चस्का दे दिया। उसने स्टेज पे जाके लोगों ने अटेंशन वो कहते हैं कि जिसके लिए स्टेज पे ताली बज गई उसकी जिंदगी झंड हो गई। उसके लिए नीचे से ताली बज गई ना भाई, वो बावला हो गया, दीवाना हो गया। मैं बस में बैठ के लाइन बड़बड़ करता था, और ऐसा हुआ, कोई आके बोलता था क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो मुझे याद था कि बड़बड़ करता था मैं, बोलता था ऐसे जोर जोर से डायलॉग। तो ठीक है यार, चल रहा है। सब पूरी तरीके से अपने फादर के कहीं ना कहीं अननोइंगली ना टीचर बनना, कॉमेडी उनके कॉमेडी की क्रेडिट आपको वहां से, आप अपने कॉमेडी की क्रेडिट उनको देते हैं। ये अच्छी बात कही आपने। हाँ, ये था कि फादर टीचर थे ना, तो मैंने उनको एज ए टीचर तो नहीं देखा, पर उनके किस्से सुनता था, तो वो कहीं ये था। ऐसा आपका और आपके फादर का रिलेशनशिप कैसा था? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं फादर एंड सन आर नॉट वेरी पहली, या तो बहुत पहली, या तो दे जस्ट अच्छा हाय हेलो सुबह नमस्ते खाना खाया, उतने में खत्म हो जाता है। मेरे फादर बहुत मूडी आदमी थे। वो बहुत मतलब बहुत कम ऐसे वो करते थे, लेकिन जब वो बीमार होने लगे अपने आखिरी दिनों में, तो बहुत इमोशनल होने लगे। वो हाथ पकड़ने लगे, बैठे रहो,
सर पे हाथ फिराने लगे। वो मुझे बचपन में हो था उतना याद है कि मैं बचपन में मैं डरता था फादर के पास जाके सो जाता था कि मैं सोऊं, मुझे इतना याद है एक कि नहीं मैं वहाँ उनके साथ सोना चाहता हूँ। फिर वो मुझे डांटते थे या फिर मजाक उड़ाते थे, हंसी करते थे। एक वैसा नहीं होता है जैसे हम इंडियन कल्चर में के मदर के साथ होता है एक। लेकिन बाद में मैंने उनको देखा जब वो बीमार होने लगे और उनकी सेहत डाउन होने लगी, तो वो बहुत वो हो गए, रोने लगे। वो सामने रोते हुए देखा मैंने उनको, वो हाथ पकड़ के बैठते थे, सर पे हाथ फिराते थे, कंसर्न करते थे, बोले कहाँ है, मैं देखना चाहता हूँ कहाँ चला गया। तो ये सब मैं देखता था तो मुझे बहुत बहुत जज्बाती लम्हात थे, बहुत वो लगता था कि यार, तो इन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या जो भी कहें कि वो देखने को मिला वो, तो वो है। पर फादर से बहुत कुछ लिया मैंने, उसूल लिया मैंने, सही गलत। इसलिए कई कई बार जब मैं फंसता हूँ कहीं कहीं ना, तो ये आजकल है ना कि फायदे के लिए कुछ भी कर लो, एक कैसे भी एडजस्ट कर लो, तो वो फायदा हो नुकसान हो, कोई चीज़ जो सही और गलत का जो उसूल उनसे मिलता था ना, तो वो कहीं बैक ऑफ द माइंड है। जैसे मेरा बहुत से लोग है ना, मुझे फायदा दिखा रहे हैं मेरा, और मेरे साथ में कोई है जो मेरा प्रोड्यूसर है उसका नुकसान हो रहा है, तो मैं देखता था उसूल क्या है। अगर उसूल के खिलाफ जा रहा है ना, तो तुम मेरा फायदा नुकसान नहीं कर सकते। एक भगवान है, खुदा है, वो करेगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें फादर से मिली मुझे, तो टचवुड ये जो है, ये भी एक चीज़ मिली मुझे मेरे वाले साहब से। और आपका इमोशनल कंफर्ट जोन कौन थे, आपकी अम्मी या अब्बू? मदर ही होती है ज़्यादातर। मदर वो मुझे, हमारे दोस्त का एक शेर याद आ रहा है कि अपने बच्चों को अजाबों से बचा लेती है, माँ दुआ करके खुदा को भी मना लेती है। तो माँ होती है ना, माँ जैसा। क्योंकि दुनिया में जो है, खुदा के बाद, भगवान के बाद, क्रिएट करने का, जन्म देने का अगर किसी को उसने वो दिया तो माँ को दिया है ना। और खुदा ने, जैसे हमारे यहाँ अगर खुदा अपनी एग्जाम्पल देता है तो वो कहता है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों पर मेहरबान हूँ। तो एग्जाम्पल भी माँ का ही दे रहा है कि जो बच्चों पे जो मेहरबान होती है। तो माँ है ना, माँ का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। मतलब मदर तो मदर होती है वो। उनके साथ हालांकि अब वो यूपी में रहती है, इतनी कम बात होती, फ़ोन पे हो जाती है, अब काफ़ी ज़ईफ़ हो गई हैं। और सुनता हूँ मैं, अब मैं, वो जब बोलती है, क्योंकि एक बुढ़ापे में क्या होता है, इंसान बताने लगता है अपने प्रॉब्लम्स अपनी, ये तो मैं सुनता हूँ, उनको सुनता हूँ। वो उनका शेर याद आ रहा है कि मंजर भोपाली का एक लफ्ज़ है शजर, शजर यानी पेड़, कि हमेशा टूट के माँ बाप की करो खिदमत, है कितने रोज़ ये बूढ़े शजर नहीं मालूम। वो जो साया देने वाले पेड़ होते हैं ना, तो वो अब मैं देख रहा हूँ कि वो बूढ़ी, मैं सुनता हूँ उनकी बात, वो जब बोलती है तो बताती है वो। मैंने एक बार दोस्त को कहा था, उसके फादर का बुढ़ापा आ गया, और वो फादर बहुत ऐसी बात कर रहे थे कि वो इरिटेट हो रहा था अपने फादर पे, कि यार ये, अरे क्या है बार बार पूछते हो। तो मैंने उसको बोला कि ये मत कर तेरे फादर के साथ। तो बोला यार बहुत एक ही चीज़ 10 बार पूछते हैं, अब ऐसी चीज़ बोलते हैं, मतलब ये तू करता था बचपन में, अभी वो उनको उस सिचुएशन में देख, ये मत सोच तूने तेरे फादर को बहुत ही इंटेलिजेंट देखा, अभी वो बच्चों की तरह क्यों कर रहा है, मतलब सुन। तो ये एज ए हमको समझने की जरूरत है। तो बहुत संजीदा हो गया। नहीं, बिल्कुल, ये भी आई थिंक समझने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। एंड मैं शायद खुद अब इस एज में आके समझ में आ रहा है कि वो तो ना एक सैंडविच जनरेशन है, एक सैंडविच फेस है, जहाँ हम अपने बच्चों का भी ध्यान दे रहे हैं और पता चल रहा है माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, अब उनको वो समय देने का टाइम आ गया जी है। जी जी। So, उनको उनको हौसला मिलता है। वो कई बार एक फ़ोन, एक बार ये कि मैं हूँ कुछ है, ठीक है, उनको बड़ा हौसला मिलता है। और ऐसे बहुत वल्नरेबल होता है इंसान, जब बुढ़ापा जब उसको दस्तक देने लगता है ना उसको, तो बहुत वल्नरेबल होता है बिल्कुल। वो। उस वक्त ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं यार, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते। माँ बाप का हक कोई नहीं अदा कर सकता। जो माँ बाप करते हैं ना, रिटर्न में आप अपना अपना दिल भी निकाल के रख दें तो वो हक नहीं अदा कर सकते। बट अगर पेरेंट्स बूढ़े हैं तो मुझे ऐसा लगता है उनको थोड़ा सा एहसास करवाना ज़रूरी कि हम हैं। रिसेंटली मेरे फादर की ओपन हार्ट सर्जरी हुई, अननोइंगली, सरप्राइज था। तब वो पता चला कि ओह, टाइम हैज़ कम,
ये भी पार्ट है एक लाइफ का, ये भी मतलब ये इमॉर्टल है। सो आज नहीं तो कल शायद इनका भी समय आ सकता है, तब वो रियलिटी चेक मिला। अभी तक जो हम टिकट फॉर ग्रांटेड करते हैं, मम्मी का फोन आ रहा है, मम्मा बिजी है, बाद में बात करेंगे, पापा ने बोला अरे बहुत दिन हो गया मिलने नहीं आए, अरे आती हूँ। अब पता चला कि नहीं भाई, उन्हें समय देना, उन्हें रोज देखना, आज के तारीख में जितना हो सके उनसे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सही 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 बात, सही क्या फायदा कल पछता कर। हाँ भाई, ये वही है ना कि है कितने रोज ये बूढ़े शजर नहीं मालूम, पता नहीं है ना आपको। तो वो बहुत ज़रूरी है, और वो मतलब अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम कर रहा हूँ, कि ये वो जीवन की आपाधापी है ना, कि आप यहाँ भाग रहे हैं, आपको काम है, करियर है, फैमिली है। तो वो बचपन का जो एक रॉ जो स्लेट होती है ना, जिसमें बस माँ बाप के अलावा आपकी दुनिया कुछ और नहीं होती, अभी आप खुद की खोज में निकले हैं अपने आप, तो वो कम ही लगता है। ऐसा लगता है कुछ वो नहीं कर पा रहा हूँ, बट फिर भी एफर्ट लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जितना हो सके करना चाहिए। तो कर रहे हैं कोशिश, बस पता नहीं। सो काफी सीरियस बात कर ली हमने, अब चलिए आपके क्राफ्ट की बात करते हैं, जी। जिससे आप लोगों को खूब हंसाते हैं, लोग खूब हंसते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि उस क्राफ्ट को क्रिएट करने में कितनी मेहनत लगती है। जैसे आपका इंडियन मुस्लिम्स या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो आपने स्क्रिप्ट बनाई थी, या बॉम्बे वर्सेस मुंबई के ऊपर जो बनाई है, पहला वीडियो था मेरा इंटरनेट पे वो। या सो लोग हंसे, लोगों ने रिलेट किया, लेकिन उसे स्क्रिप्टिंग से लेकर स्टेज पे ले जाने तक की जो मेहनत होती है ना, वो जरा आप बताइए। वो मैं एक्चुअली मेरे साथ मैं उन लोगों को बहुत लकी मानता हूँ जो आजकल के नए कॉमिक्स हैं, और वो कर भी पाते हैं। वो बहुत सारे ओपन माइक जाते हैं, ओपन माइक में अपने जोक ट्राई करते हैं, कई बार 1-1 साल तक वो जोक सुनाते हैं। हाँ। उसके बाद फिर वो अपना बिट रिकॉर्ड करते हैं, फिर रिलीज़ करते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि हम टेलीविज़न से रहे और उसके बाद में यहाँ पर आए, और उतने ओपन माइक्स मिले नहीं, संबंध उतने थे नहीं, और ये बच्चों की दुनिया ही थी, हम लोग कुछ और आ रहे थे। तो कई बार वो सोचते थे ये यहाँ क्यों आ रहे हैं ये लोग, तो ऐसा भी होता था। तो जिन्होंने बुलाया थोड़े, फिर हमारे शोज़ भी होते थे, तो ये वो भी करना इसके बीच में। तो मेरा प्रोसेस ये कि मैं बेसिकली राइटर हूँ, तो बड़ी ईमानदारी से मैं ये सब बात नहीं करता कि मैं सोचता हूँ स्टेज पे आके बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ। मुझे जो चीज़ आती है मैं आज भी लिखता हूँ। आज आपसे मिलने आने से पहले भी मैं जोक ही लिख रहा था घर पे बैठ के, जो दिमाग में आ रहा था मैं लिखता जा रहा था। राइटिंग, किसी बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन ने कहा, राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड री राइटिंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो लिखने के बाद फिर जब दूसरी बार जब उसकी, अब उर्दू में कहते हैं वर्क गर्दानी, यानी वापस से आप पन्ने पलट के देख रहे हैं कि आपने क्या लिखा है, तो वो देखता हूँ और फिर ऐसा लगता है हाँ यार ये अच्छा। उसके बाद लिखने के बाद, चूंकि आप स्टेज पे एज इट इज़ बोलोगे तो लिखा हुआ किताब लगेगा, फिर लिखने के बाद कोशिश ये करता हूँ मैं कि वो जो बोल रहा हूँ वो बोलने के फ्लो में होना चाहिए, वो शब्द किताब नहीं होने चाहिए। तो फिर मैं उसको बोलता हूँ और मैं बोल कर लिखता हूँ कई बार, और कई बार लिखने के बाद बोलता हूँ और देखता हूँ कि बोलने का रिदम क्या है, जैसे हमारा ना है ना, और ये, और फिर पॉजेज अलग होते हैं, तो वो तय करता हूँ मैं। उसके बाद उतने ओपन माइक तो नहीं करता मैं, कई आप बहुत ताज्जुब करेंगी, कई बार मेरा ऐसा एक जो है बिट है, जो मैंने किसी को सुनाया ही नहीं, 3 दिन पहले लिखा और जाके रिकॉर्ड कर लिया। और ये टीवी की वजह से, टीवी की देने के, टेलीविजन ने हमको ये सिखाया कि इंस्टेंट कैसे लिखना है और अच्छा कैसे लिखना है और फिर उसको डिलीवर कैसे करना है। तो टीवी ये काम आया, टीवी पे ये बहुत काम आया कि क्रिएटिव टीम बोलती थी नहीं ये वर्क नहीं कर रहा है, तो तुरंत तय कर मतलब बिल्कुल किसी को भी नहीं सुना, ना फ्रेंड्स के सामने टेस्ट किया, ना फैमिली सामने टेस्ट किया, एंड आपने डिलीवर कर दिया डायरेक्टली। ऐसा भी हुआ और वो बहुत अच्छे गए वीडियो ऐसे। हाँ, तो ऐसे भी हुआ है। और वो मतलब, लेकिन वो टीवी मतलब वो पीछे वो काम था कि करते करते एक पॉइंट आ गया कि नहीं यार नहीं, ये फनी है, ये फनी नहीं है। ये ऐसे एक अवार्ड में, वर्टिकल अवार्ड में गया था, उसमें मैंने वर्टिकल सीरीज पे जोक लिखे थे कि आज वर्टिकल सीरीज कैसे बन रही, तो उसमें मैंने शायद 1 या 2 किसी को बोला था, उसके अलावा मैं जाके 2 दिन पहले लिखा और जाकर बोल दिया। मैंने 5-7 मिनट एक टॉपिक पे बात कर रहा था और सब फटा भी, अच्छा भी हुआ, रिसीव भी हुआ, तो विद एक्सपीरियंस आया। बट मैं उसको रिस्की समझता हूँ। बेटर यही है कि आप जो भी लिखें, बोलें, लोगों को सुनाएं, एटलीस्ट 5 अलग अलग लोगों को सुनाएं एटलीस्ट, ताकि उन सबका अलग अलग रिएक्शन मिले। क्योंकि जो प्रो होता है, जैसे राइटर होता है,
तो वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करता है। एक कॉमन आदमी अलग रिएक्ट करता है। जैसे मैं थिएटर वालों को या कुछ राइटर को सुनाता हूँ तो वो ऐसे सुनते हैं जैसा जोक नहीं, समस्या सुन रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब भाई अच्छे से आगे भी कुछ होगा, अच्छा कुछ नहीं, बुरा ही लग रहा है। कई बार वो अच्छी चीज में बोल देते नहीं इसमें मजा नहीं आया, लेकिन आपकी ऑडियंस वो नहीं है। मैं ये सोचता हूँ, अच्छा ये बड़ा वो है, इसमें बड़ा तारतम्य मिलाना पड़ता है कि आपको ये सोचना है कि मेरी जो ऑडियंस है वो कॉमन लोग हैं, 80% है, 20% या 10% थोड़ा सा बुद्धिजीवी है। तो मेरी ये बात किसके लिए? तो जब बुद्धिजीवी को सुनाओ तो उसमें वो अलग ढूंढ रहा होता है। तो फिर ये भी तय करना पड़ता है कि नहीं है तो फनी, लेकिन ये इसकी थॉट प्रोसेस अलग है। एक लॉजिकल थिंकिंग से सुन रहा होता है और एक है कि बस हंसने के लिए सुन। तो वो उसका बैलेंस बना, वो है। जिसकी वजह से कम से कम 5-7 लोग अलग अलग लोगों को सुनाओ और फिर ये अपनी फ्लो भी तय करो और फिर आप उससे जानो कि क्या है। जैसे आप हमेशा से ये करते आए हो कि आप लिखते हैं, रीराइट करते हैं एंड देन फिर टेस्ट करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, डिफरेंट लोग। तो इससे आपको अप्रूवल या प्रूफ मिल जाता है कि नहीं ठीक है भाई ये सही है, दिस विल लैंड। समझ आ जाता है। उसमें दो चीज होती है। एक पहली, एक तो मेरी रवानी भी होती है। जैसे मैं एक जोक लिखा, अब मैंने पहली बार लिखा है तो जब मैं 2 से 3 बार जब उसको बोलूंगा तो मेरा भी एक फ्लो बनेगा। फिर एक 8-10 मिनट का, क्योंकि मैं टॉपिक 2 मिनट के लिए नहीं लिखता। मैं कोई भी, अगर मुझे एक बात स्ट्राइक कर गई तो मैं कोशिश करता हूँ कितना स्ट्रेच करके उसको मैं कितना फैलाऊं, कितना मैं डीप जाऊं, उसके क्या क्या टैग्स हैं, उसमें क्या क्या बातें हैं मैं निकालूं, उसको कितने उसके कितने विंग्स निकलते हैं, मैं सब खोलने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैक्सिमम जोक लिखूं, वो एक 15-20 मिनट का तो मटेरियल लिख ही लूं, उसमें से एक 10-12-15 मिनट आए तो वो करता हूँ, सुनाता हूँ, बोलता हूँ, ऐसे करते 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 फिर होता है। आपने एक सिचुएशन बताया जहाँ पे आप 40 फीमेल महिलाओं के सामने, आई मीन महिलाओं के 40 महिलाओं के सामने कॉमेडी एक्ट कर रहे थे। 10 मिनट में आपका एक्ट खत्म हो गया, अब रिमेनिंग टाइम था। तो इस ऐसे टाइम पे आपके दिमाग में क्या आया, आपने क्या सोचा और उसको कैसे मतलब नेक्स्ट एक सीरीज में कन्वर्ट किया? मैं सोच रहा था यहाँ नजदीक कौन सा दरवाजा है जिससे भागूंगा कौन सी विंडो से कूद के बाहर निकल जाऊं, या वो ऑर्गेनाइजर का है। तो उस वक्त मेरा बहुत शुरुआती दिनों की बात है। तो फिर मैं कुछ अजीब अजीब चीजें करने लगा। मतलब जो कॉलेज में जो मिमिक्री करते थे ना, आओ लालिता, ये सब बकवास चीजें करने लगा मैं। और मुझे लगा ये क्या कर रहा है तू यार, क्योंकि मुझे और बाकी टाइम खत्म, मैं गाने गाने लगा, पता नहीं क्या क्या कर रहा था मैं उसमें, क्योंकि मुझे टाइम किल करना है, मुझे आधा घंटा बोलना है। 20 मिनट मैंने इतनी भसड़ की वहां पे कि मुझे लग रहा था कि हमें कॉमेडी करने में बेचने आया हो कुछ। तो वो तब तो कर गया, लेकिन बाद में फिर मैंने, आज मुझे इतना चैलेंज नहीं। अभी मैं एक स्कूल में शो करके आया हूँ, मध्य प्रदेश में एक जगह है बुरहानपुर। तो बच्चे हैं वहाँ पर उन्होंने बताया 3000 बच्चे में से 2500 बच्चे हैं और टीचर्स हैं। तो मतलब इतने बच्चों के सामने, और बच्चे 2nd स्टैंडर्ड से लेके 11th स्टैंडर्ड तक है। तो मेरा समझ लो 8 तक तो बच्चे ही हैं। 9-10th में थोड़ा सा उनका जो है ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, फिर उनके अंदर शरारत आदमी शुरू होती है। लेकिन मैंने बोला मेरे 70% तो मेरे बच्चों को है एकदम। तो फिर मैं क्या लिखूंगा? तो मैंने फिर 20 मिनट 25 मिनट लिखा और 10 मिनट लिखा, तो 35-40 मिनट नया लिख कर ले गया मैं उनके सामने। और अब आप ऐसे भी करते हैं कि अगर 20 मिनट का शो है तो 1 घंटे का कंटेंट प्रिपेयर करके जाते हैं, कब क्या कुछ हो जाए। हाँ, कंटेंट है मेरे बैक ऑफ द माइंड, मेरे दिमाग में है कि ये नहीं चला तो ये है, ये चला तो ये, अच्छा ये चल गया तो इसको लेकर चलो। तो प्लान ABCD सब दिमाग में होता है कि ये रिसीव हो रहा है तो अब इसमें चलते रहो। नहीं तो क्राउड वर्क करता हूँ मैं, कुछ मैं अपने वीडियो में कम करता हूँ, लेकिन मेरा वो मेरा अच्छा है, बहुत अच्छा। तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, बोलना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, बट मैं मैनेज कर लेता हूँ। जैसे मैं लोगों से बात करके स्पॉन्टेनियसली कुछ जनरेट कर लेता हूँ, टॉपिक पर आ जाता हूँ। तो वो विद एक्सपीरियंस आया है। पहले अदरवाइज शुरू में ऐसा था कि 10-15 मिनट में अगर मेरा खत्म हो जाए और पैसे मिल जाए तो क्या मजा ही आ जाएगा जिंदगी में। ऐसा था कि इससे ज्यादा क्यों करवा रहे हो बेशर्मो, इससे ज्यादा कि जान लोगे बच्चों की। 20 मिनट सुन लिया, अभी जाओ घर पे। अब ये है कि मैं कम से कम सोचता हूँ 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा तो स्टेज पे होना चाहिए मुझे। अब ये एपिटाइट हो गया है कि 1 घंटा सोचता हूँ तो 1.25 घंटा कर लेता हूँ, 1.25 घंटा सोचता हूँ तो 1.5 घंटे कर लेता हूँ। तो ऐसे बट विथ टाइम आया। जैसे जॉनी भाई कहते हैं, जॉनी लीवर सर, कि वो कहते हैं कंटेंट होना चाहिए आपके, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा, उतना ज़्यादा आप स्टेज पे खेलोगे।
तो सर इमरान जी, आजकल के तारीख में कॉमेडी में भी गोस्ट राइटिंग होती है क्या? कोई आपके लिए लिखता होगा। हाँ, नहीं मतलब आप लिख रहे हो, कोई और परफॉर्म कर रहा है, या आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई और लिख रहा हो? बिकॉज आजकल ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया है, और बुक राइटिंग में एंड मीडिया राइटिंग्स में। नहीं, पहले से हो रहा है वो तो। आप मतलब मैंने कहीं पढ़ा या सुना अब था। लोग कहते हैं कि हाँ, वी हैव हायर्ड अ गोस्ट राइटर। पहले लोग उसको इतना गोस्टेड रखते थे कि वो एग्जिस्टेंशियल था ही नहीं वो टाइटल। लोग कहते क्रिस रॉक जो बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडी के प्रोमिनेंट नाम है, उनके पास 10 राइटर्स थे, ऐसे भी लोग बोलते हैं। अच्छा, सी मेरे ख्याल से बेसिक मेरा स्टैंड अप तो मेरा होगा। जो चीज मुझे बॉदर कर रही, मेरे राइटर को तो बॉदर नहीं कर रही। हाँ, अलबत्ता आप जैमिंग तो होती है, जैमिंग होनी चाहिए कि मैंने कुछ लिख कर लाया और मैं चारों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ और जैमिंग में कुछ निकल आया। ये तो ठीक है, लेकिन कोई आपके लिए पूरा लिख कर ही लाया है और आप बोल रहे हो, तो फिर वो उसको अपनाने में बड़ी दिक्कत आती है। जो मुझे, जब मैं टीवी कर रहा था तब तो स्केचेस होते थे, 2-3 लोग हैं, 2 लोग में हो रहा है, 3 लोग में हो रहा है, तो शुरू में मैं ही लिख रहा था। लेकिन जब किसी और का लिख के आता था तो मुझे लगता था यार ये तो मेरे शब्द ही नहीं, मेरी फीलिंग ही नहीं हो रही, तो मैं खराब हो रहा था। लेकिन बाद में फिर मैंने बोला नहीं, मैं तो एक्टर हूँ तो मुझे अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ना, ये मतलब मैं इसको एडवोकेट नहीं करता, इतना मजे का नहीं है ये। वरना तो आजकल चैट जीपीटी भी जोक लिख रहा है, और अब यकीन करिए मैं चैट जीपीटी की बहुत हेल्प लेता हूँ। मेरा तरीका क्या बताऊँ, मैं उसको बोलता हूँ भाई तू कोई टॉपिक है, इस टॉपिक पे बात कर, तो वो टॉपिक पे उसके जोक तो हटा देता हूँ। वो टॉपिक क्या क्या उसने कवर किया है, उसमें अपने फिर मैं जोक निकालने की कोशिश करता हूँ। क्या यूज किया है AI का? हाँ, क्योंकि उसकी जो जोक है कहीं ना कहीं किसी न किसी से उसने उठाए होंगे, इंप्रेस हुआ होगा। मैं देखता हूँ ये कहाँ कहाँ जा रहा है, क्योंकि मैं एंड ऑफ द डे सोचता हूँ अच्छा फैशन, तो फैशन में क्या आएगा, अच्छा आजकल हेयर स्टाइल, शूज, अच्छा ओके, कपड़े, ओके, मॉल, ओके, छोटी छोटी दुकानें, ओके, सेलिब्रिटीज। तो अब ये मैं एक एक चीजें निकाल रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। मुझे जब चैट जीपीटी को मैं बोलता हूँ कि भाई तू बोल, तू जा खोल, तो वो जो बताता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा है उसने प्लेटर रख दिया है, ठीक है, ये तो उठाऊंगा नहीं, लेकिन मतलब मुझे पता चल रहा है कि उसके जोक मैं ले नहीं सकता। उसके जोक जो है ना वो बहुत ही मतलब हो सकता है, डाउट होता है मुझे एक्चुअली। उस जो जोक लिखता है ना, मुझे ऐसा लगता है ये उसने किसी से इंप्रेस होकर किया है, या किसी के जोक का स्ट्रक्चर तोड़ के अलग तरीके से दिया आपको। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई लिफ्टेड जोक वाला कॉमेडियन दिखाई दूं, तो इसके लिए मेरा अंदर राइटर, तो मैं वो करता हूँ। और बिल्कुल वो एक टूल है, उसको यूज करना चाहिए। आपने जॉनी लीवर की जो बात की और एक्टर होने की बात की, जॉनी लीवर एक अमेजिंग डिलीवरी एक्टर है। कुछ वीक्स पहले ही मैं उनके फनी क्लिप्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली प्ले होते हैं अलग अलग, एंड वो हर एक रोल, हर एक एक्ट, हर एक स्क्रिप्ट इतना इजीली कर लेते कि उनको ये चैलेंज कभी नहीं आता है कि अरे ही इज अ कॉमेडियन, आई हैव माय ओन स्टाइल, मैं कैसे ये डिलीवर करूं, जैसे आप कह रहे थे। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या लगता है वो कैसे कोई चीज पिकअप करते हो? बिकॉज आपने काफी क्लोजली काम किया है, आप उनको देखते हो, आपने ऑब्जर्व किया है। वो बड़े ग्रेट आदमी यार। मैं हम लोग है ना, साल में एक बार सब कॉमेडियंस की एक गैदरिंग होती है। एक माम एक बॉडी है जो स्टैंड अप कॉमेडियंस की एक बॉडी, जिसमें सब लोग जमा होते हैं और उसमें बातें होती है। हर बार वो कुछ ना कुछ आके बताते हैं अपने बारे में और अपने चैलेंजेस के बारे में बताते हैं। और वो उन्होंने बताया कि शुरू में कैसे एक्टिंग में उनको दिक्कत आती थी और फिर कैसे कैसे उन्होंने ओवरकम किया। मैंने जब उनको इंटरव्यू देखे तो वो मुझे पहली बार, जब मैं कॉमेडियन भी नहीं था, वो बात कर रहे थे, एक कैरेक्टर के सोल को पकड़ने की बात कर रहे थे, तो मैं बहुत रिलेट कर गया क्योंकि मैं एक्टर हूँ। ये आदमी कुछ और बात कर रहा है कि जब जॉनी भाई को मैं देखता था, वो अलग अलग आइटम्स तब कहते थे, अभी तो, कि वो अमिताभ बच्चन अगर मंदिर में खड़े हुए हैं तो जॉनी भाई की कद काठी अलग है, रंग अलग है, आवाज अलग है, लेकिन जब वो अमिताभ बनते थे ना तो वो अमिताभ लगते थे। तो वो कैरेक्टर की सोल पकड़ने वाली बात है जो एक्टर करता है। तो बाद में मैंने देखा उनको कि अब जो है ना वो कैरेक्टर पकड़ते हैं
और वो हमको जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं किसी भी कैरेक्टर के, जैसे उनको एक फिल्म आई थी राजा हिंदुस्तानी, आमिर खान का एक इंटरव्यू दिख रहा था, वो आमिर खान कहते हैं कि जॉनी लीवर ने पहली उनका सीन था, वो बल्ले 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 करके ऐसे वो ऐसे कलाबाजियाँ खाते खाते मैंने 4 रीटेक दे दिए उनके सामने, आमिर खान कहते हैं। तो वो कितना कन्विक्शन के साथ वो आदमी कर रहा होगा। तो वो करते हैं वो कैरेक्टर। अब वो तो बहुत ही मजे हुए एक्टर हैं, बट मेरा यही है कि एक कॉमेडियन जो है वो नॉर्मली क्या होता है कि ओवर द टॉप या फिर वो सतह पर ही बात कर रहा होता है, वो कैरेक्टर उतना पकड़ने नहीं आता। क्योंकि मैं थिएटर से रहा हूँ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर मैं जैसे कोई कव्वाल का कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है और वो जो उसका तरीका है कि हाँ भाई साइन, वो क्या होगा। या फिर मैंने एक कैरेक्टर किया था कि पुलिस वाले के अंदर जो एक आईजी थे जिनके अंदर वो कहते थे मेरे अंदर राधा की आत्मा आती है, तो फिर वो पुलिस वाले हो गए, तो वो डांस भी ऐसी करते थे, हाँ चलो गुंडों को पकड़ लो चलो। तो अब हमने उसका कैरेक्टर की साइक, उसका बॉडी पकड़ा। फिर जो मुंबई का जो कैरेक्टर है, अच्छा मुंबई का कैरेक्टर लोग नॉर्मली उसको थोड़ा सा ओवर द टॉप करते हैं कि ऐसा वैसा है, तो मैंने देखा वो ऐसे ही बोलते हैं, और वनटा किधर जा रहे लेके, कुछ खा भी हड़च के आ रहे लेके, ऐसी सूखा सूखा आ रहे। तो अब ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी टोन है, उसका एक एटीट्यूड है। तो हर कैरेक्टर की एक साइक है, उसका एटीट्यूड है, उसके गोल्स हैं, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये हम थिएटर में काम करते थे। तो अब मैं एक बार भी एक कैरेक्टर लाता हूं तो कोशिश करता हूं ये है कौन, इसके गोल क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, इसकी साइक क्या है, इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड रहता है जो मैं देखता हूँ जॉनी भाई में। जॉनी भाई के अंदर एक्टर है, बहुत तगड़ा एक्टर है वो। अगर साउथ इंडियन कर लो, अगर वो नेपाली करवा लो उनसे, बंगाली करवा लो उनसे कुछ भी करवा लो, महाराष्ट्रन करा लो, फीमेल एक्ट करवा अरे लो। वो जो एक उसका थर्ड जेंडर का कैरेक्टर किया उन्होंने, ला रहा है इधर है दे कह रहा है, तो वो ऐसे किया कि वो ऐसा लगता है यही है, ये आदमी यही है। तो वो उनके अंदर है वो। ये आइडेंटिटी अडेप्ट करने के लिए या सोल से काम करने के लिए क्या चीज लगता है आप लोगों को, स्पेशली थिएटर में जहाँ पे कोई रीटेक्स नहीं होता है? आई ऑलवेज अप्रिशिएट थिएटर आर्टिस्ट बिकॉज वहाँ पे आप लोग को कोई रीटेक नहीं होता है, एंड इट इज सच अ सरप्राइज कि जब आप कोई इंसान या कोई कैरेक्टर या कोई आइडेंटिटी के बारे में एक्ट करते हैं, आप टोटली वैसे लगते हैं। सो वो क्या चीजें होती है, मैं एक आर्टिस्ट के तरीके से नहीं पूछ रही, एक नॉर्मल ह्यूमन के तरीके से भी पूछ रही, बिकॉज हम हमेशा कुछ और बनना चाहते हैं। अगर हम यहाँ हैं तो हम एक नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, और कोई ना कोई शायद कोई इंस्पिरेशन होता है जिससे हम जिसके जैसा या जिसकी तरह थोड़ा भी बन जाए। तो वो क्या चीजें हैं जो आप उस कैरेक्टर के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं टू अडेप्ट दैट आइडेंटिटी फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम? एक्चुअली मैंने थोड़ी देर पहले इस आपसे बात करते हुए कहा था कि हर आदमी एक कैरेक्टर होता है। तो सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं ना, छोटे छोटे नुआंसेस हैं, उसका चलना फिरना कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है, उसकी सोच कैसी है, पसंद नापसंद क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसके कहाँ लाइफ में किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुआ, उसकी पर्सनालिटी क्या है, आवाज़ क्या है। जैसे मैं देखता हूँ साइकोलॉजी रीडिंग जो है ना, ये जेब कतरे होते हैं ना, इनके अंदर बहुत अच्छी साइकोलॉजी रीडिंग, उनको पता है किसके जेब में पैसा है। एक मेरे जानने वाले पुलिस वाले थे, वो कहते थे कि मेरे पुलिस स्टेशन में अगर कोई दरवाजे से मेरे टेबल तक आता था तो मैं समझ जाता था कि क्या केस है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से समझ रहा हो। कोई डायरेक्टर, कोई थिएटर का आदमी नहीं। तो आपको थिएटर वो सिखाता है, हमने वो सीखा जैसे जब काम करते थे कि कैसे उसको पकड़ना है। तो बहुत छोटे छोटे नुआंसेस से हम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, और जितना कन्विक्शन होता है उतना बिलीवेबल होता है। तो ये फॉर्म ही है टू मेक बिलीव। In order to make believe others, you have to believe yourself that I am this. Right. I am a beggar. I am a king. I am a LIC agent. I am, struggler. XYZ, whatsoever. आप जो भी है, आप पहले आपको यकीन करना पड़ता है कि मैं मानना पड़ता है। अच्छा, उसमें भी एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। पंडित सत्यदेव दुबे, जो कि बहुत बड़ा नाम थिएटर में, वो लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, उसका आसान, मतलब उसका थोड़ा सा सभ्य वर्जन आपको सुनाता हूँ। तो वो कहते हैं कि थिएटर में कैरेक्टर में जाओ। तो कहते थे कैरेक्टर में क्या जाओ, कैरेक्टर में जाओ लेकिन
अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी को मर्डर करना है, आपका आपके हाथ में चाकू है, आपको मर्डर, आप कैरेक्टर में जाएंगे तो आप यहाँ लाने के बाद यहाँ रुकेंगे ना, आप कैरेक्टर में तो मार डालेंगे आप उसको। हाँ, आपने लिया कैरेक्टर में, मार साले, मैं तो अभी इस वक्त जल्ला दूं, लेकिन वो ये यहाँ आने के बाद यहाँ रुकता है। ये आप फिर वो होता है कि वो कहते हैं कि जो अच्छा बेवकूफ बनाता है वो अच्छा एक्टर है, उनका असल में लफ्ज कुछ और था। तो बेसिकली वही है कि आपको अपने आप को भी देखना है, एक्ट है। ऐसे एक और एक्टर है, वो किसी ने किस्सा सुनाया था कि उनको किसी को आर्टिस्ट को ऐसा धक्का देना था, तो वो सीन में वो सिर्फ उसके हाथ को उसके पास आके उन्होंने सिर्फ ऐसे किया, तो वो खड़ा रहा, बोला सर आपने धक्का नहीं दिया। तो वो लगे नहीं, जो धक्का देने के लिए जो कैमरे में जर्क चाहिए था बॉडी में, मैंने दे दिया है, अब धक्का खाने की एक्टिंग तुम करो। सही बात। तो अब वो धक्का देने के लिए उन्होंने कर दिया, मुझे पुश नहीं किया। कुछ लोग तो चार्टिंग लगा देते हैं उनको रियलिज्म में, इट इज टू मेक बिलीव ना, आपके साथ हो थोड़ी रहा है। तो फिर वहां पर मेथड एक्टिंग या टेक्निकलिटीज आती, जो स्टैनिस्लावस्की के यहाँ आपको मिलेगा, या भरत मुनि के। किसी ने बहुत ही मजे की बात बोली थी और बाद में बड़ा वो सोचता हूँ, उन्होंने कहा कि आप अच्छा एक्टर हो तो पसीना लाने की एक्टिंग करके दिखाओ। मैं बोला भाई साहब ये तो अलग ही, पसीना लाने की एक्टिंग, चलो डर की गुस्से की, तो पसीना कैसे आएगा चेहरे पे? तो कैसे किया? अरे मतलब मैंने तो आज तक नहीं किया, मैंने फुसफुस मार मैंने तो। क्या होता है कि पसीना लाने की जब वो कठिन है, आंसू तो निकाल लोगे, पसीना कहाँ से निकालोगे आप? हाँ। लेकिन ऐसे हैं जो शायद करते होंगे भाई साहब, मैंने तो नहीं देखा लेकिन करते होंगे। क्या वो बेसिकली जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं, एक होता है कि मेमोरी जो होती है ना आपकी, रिकॉल, जिसे फॉर एग्जांपल आप के साथ तो सारे इमोशन घटे, तो आप अपने अंदर झांकते हो कि जब मुझे भूख लगी थी और मुझे खाना नहीं मिला था और मैं उस वक्त सिर्फ रेस्टोरेंट में आके पापड़ खाया था। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे भूख लगी थी और मेरे पैसे नहीं थे और मैं एक रेस्टोरेंट में पहुंच गया और क्या खाऊं, कुछ तो सबसे सस्ता क्या, पापड़, और मैंने वो खाया भूख की शिद्दत में। अब मुझे जब ऐसा कुछ करना होगा तो मेरे साथ घटा हुआ है ना, पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरे साथ वो इमोशन जिया है क्या, फिर अगर वो मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो दूसरे ने को देखा है क्या मैंने। ये सारी चीजें हैं जिससे आप एक कैरेक्टर, एक पात्र बनाने की कोशिश करते हैं। और ईमानदारी, सबसे पहले तो ईमानदारी है तो वो ईमानदारी से लगेगा, अदरवाइज वो लगेगा कि ये कुछ तो कर रहा है झूठ का। ये बहुत गहरी बातें हो गई, खड्डा खोद के पहुंच गया मैं नीचे। रहमान जी, राइटर्स ब्लॉक आते हैं, वैसे कॉमेडियंस के लिए भी राइटिंग ब्लॉक आता है? आता है ना, बिल्कुल। कभी कभी ऐसा लगता है इसके आगे क्या भाई, आगे लिख दिया, आगे जोक ही नहीं सूझ रहा है। कई बार अटक जाता हूँ मैं, कई बार है ना मैं अटक जाता हूँ, अरे भाई कुछ आ ही नहीं रहा है। तो क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है। होता है, कई बार होता है, एक टॉपिक पे कई बार एक महीने भी निकल जाते हैं। और कई बार मतलब जैसे फिर एक दिमाग भी थकता है, कई बार ये भी देखना होता है, जैसे अभी मैं लगातार कुछ दिन से लिख रहा हूँ और कभी कभी 2-3 महीने लिखता ही नहीं, तो अभी लिख रहा हूँ, एक टॉपिक में लिख दिया, अब मुझे लग रहा है इसके आगे जोक ही नहीं है, ये हो गया, बस हो गया, अब छोड़, अब नहीं, दिमाग थक गया आपका। फिर अगले दिन फ्रेश उठे, एक लाइन आई, अच्छा फिर आ जाती, तो वो होगा। एज ए ह्यूमन है ना, जैसे आपकी अपनी एनर्जी है, आपकी अपनी स्टेमिना है, आपका दिमाग है, आपकी एक मशीन भी है ना आपकी, तो वो भी है। बट आता है, वो कोई बोलेगा मुझे आता ही नहीं, तो फिर उसको तो कुछ और आता होगा फिर। तो ये सब बहुत ही स्वाभाविक चीजें हैं। सो रहमान जी, आपने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के नाम लिए हैं, उनके साथ काम भी किए हैं। सो मैं कुछ ऐसे नाम लूंगी और आप बस हमें उनका एक रियल साइड बताइए। कोशिश करूंगा। स्टेज के पीछे वो कैसे होते हैं, या उनके बारे में एक ऐसी चीज जो नॉर्मल लोग नहीं जानते। कोशिश करते हैं किसी का भंडा फोड़ना हो बस। प्लीज फील फ्री। पहला नाम है कपिल शर्मा। बहुत सारी मेमोरीज हैं, फॉन्ड मेमोरीज हैं। दो तरह से मैं मतलब तरीके से मैं बताना चाहूँगा। एक, हम जब सब इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड आवर करियर, तो सब नए थे, फिगर आउट कर रहे थे, वल्नरेबल थे हम सब। मुझे याद है वो दिन के मोहन स्टूडियो के बाहर अंधेरी ईस्ट में हाईवे के पास ही खड़े थे हम, और वो बड़ी मासूमियत से उन्होंने एक बात पूछी, यार कि कोई पहचानेगा हमको यार, एक शो किया है। अब मुझे भी सवाल तो मेरे अंदर भी है, तो मैं दिलासा दे रहा हूँ, नहीं यार अभी आए तो पहचानेंगे, अभी तो शुरू किया है।
और कट्टू साथ में बहुत काम किया, बहुत सारे कॉमेडी सर्कस भी किया, अलावा उसके एक शो पे एंकरिंग भी करते थे, छोटे मियाँ बड़े मियाँ वो करते थे। तो दोस्ती थी, घूमते फिरते, खाना भी। एक वक्त क्या होता है कि उसमें समय एक अलग आपको मसरूफ़ कर देता है, या दुनिया बदल जाती है, चीज़ें बदल जाती है। और बहुत अच्छी पत्नी उनको मिली, और फिर उनकी एक मैरिड लाइफ शुरू हुई, और करियर जो कपिल शर्मा शो से हुआ। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं 2023-24 में मैंने वो शो किया, जब राजू श्रीवास्तव जी का निधन हुआ, और एक ट्रिब्यूट एपिसोड में बुलाया गया। एक मुझे था कि मैं ये शो करूं, बट मैं चूंकि अपनी भी खुददारी हम, और उस शो का एक सेटअप है कि वो बना हुआ है, तो उसमें जगह जैसी तो कुछ थी नहीं, तो उस तरह से बनी जगह। और मैंने और कीकू भाई ने सलीम अकबर वाला कैरेक्टर करते थे, और भी दूसरे कैरेक्टर्स के। अब जो कपिल शर्मा है वो बहुत बड़े स्टार हैं, मतलब आप तसव्वुर करेंगे वो, और वो आदमी इतना पहले भी मैं उनको, मुझे याद है सेमीफाइनल राउंड चल रहा था और मैं देख रहा हूँ उनको, एंड ही वाज परफॉर्मिंग, और बैंग ऑन करता था वो आदमी। और मैंने बोला भाई तू जीत जाएगा शो, क्या बात कर रहा है, मतलब तू ही जीतेगा। और मेरा एक गट फीलिंग था कि यही जीतेगा आदमी यार, इतना ये बाकी हम लोग जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ये सबसे एक्स्ट्रा कर रहा है, ये ज़्यादा अच्छा कर रहा है। और उसमें और भी तगड़े लोग थे, मेरे मुंह से बोला अभी तक तो मतलब उनके लिए भी ये तो और जो था वही है। हमने कॉमेडी सर्कस में भी देखा कि किस तरह से वो ऑन द स्पॉट पंच लाइन बनाते थे, बाकी हम सब करते थे, लेकिन उनके अंदर वो एक जो है ना स्पॉन्टेनिटी का जो क्वोशंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत विटी वो आदमी, मैंने तो देखा है कि 2-3 घंटे की शूटिंग में वो हर बार कोई नए फिल्म से सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वो हर बार फनी है वो आदमी। और अब वो चूंकि उतने बड़े लेवल पे एक इंसान अपने आप को उस तरह से फिर कैरी भी करता है, फिर वो एक स्टारडम का एक असर भी होता है हर इंसान के अंदर, तो वो सब बदलाव है उनके अंदर। लेकिन मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी कि जब मैं बहुत सालों के बाद मिला उनसे, बहुत लंबे अरसे के बाद, जब हम ट्रिब्यूट एपिसोड कर रहे थे, तो हम 10-12 कॉमेडियंस थे। अब ये बैक ऑफ द माइंड ये था कि यार ये आदमी इतना बड़ा हो गया है, इतने टाइम के बाद मिल रहा है, कैसा बिहेव करेगा, कैसे बात करेगा, पता नहीं। लेकिन एक एक आदमी को उस आदमी ने बहुत सम्मान से बात की। अगर मैंने उन्हें कपिल भाई कहा है तो उन्होंने मुझे रहमान भाई ही कहा है, तो सबको उस आदमी ने सम्मान दिया अपने ऑरा में रह के जो उनका अभी है। तो मुझे वो बात अच्छी लगी। और उसके बाद भी जब मैं शो में ऑलमोस्ट साल भर के अंदर जो भी किया, जितने भी एपिसोड हम करते थे, तो बहुत जितनी भी बात करते थे बड़ी सम्मान से, बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते थे। तो ये एक अच्छी क्वालिटी जो उन्होंने मेंटेन की है, जो इतने बड़े लेवल पे आने के बाद, हालांकि हम सब, किसी को पता नहीं कल को कौन कहाँ चला जाएगा, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो अचीव किया जो हिंदुस्तान में किसी और कॉमेडियन ने नहीं किया। ये वेस्ट में लोग बड़े हुए हैं, लेकिन इंडिया में इतना बड़ा कोई कॉमेडियन नहीं हुआ जो उस श्रेणी में आ गया, जहाँ पर बड़े बिगीज, जो बड़े स्टार्स हैं, जो 6-8 जो हैं, जो 100 करोड़ के रेंज में चलते हैं, वैसा वो आदमी। तो वो एक है, लंबा जवाब दिया मैंने। कोई बात नहीं। अगले इंसान है हमारे कीकू शारदा। बहुत मेहनती आदमी है, हाँ। बहुत हार्ड वर्किंग आदमी। मैं देखता था कि यार वो बंदा, उनके साथ रिहर्सल करने के लिए ना, वो प्रोडक्शन में बोझ नहीं डालते थे, अपना एक इंसान लाते थे, उसके साथ वो अलग से उनकी रीडिंग, मतलब वो बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्किंग आदमी। मैं तो कई उनके साथ, मुझे ऐसा लगता था यार कि यार क्या ज़रूरत है इस पॉइंट, इस लेवल पे आने के बाद भी एक आदमी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। टोन सेट हो गया, कैरेक्टर भी कर रहा है, लेकिन वो कितनी रिहर्सल करते थे। मैं कभी बोलता था भाई रिहर्सल करते हैं, चलो करते हैं। तो ये मुझे उनके ये समझ आई कि किसी भी लेवल पे आप आ जाए ना, तो आपको हार्ड वर्किंग आपका साथ देती है, आपको आगे ले जाती है। तो बहुत वेरी हार्ड वर्किंग है कृष्णा अभिषेक। भाई साहब, वो तूफान है। वो इंसान, मतलब वो एक स्क्रिप्ट है, वो उसको कुछ एक अलग एनर्जी है। कृष्णा एक अलग एनर्जी है। जब हम कॉमेडी सर्कस में भी देखते थे ना, तो दिमाग खराब हो जाता था, ऐसा लगता है ये स्क्रिप्ट कोई और कर रहा है तो वो अलग है, वो कृष्णा कुछ कहीं बॉडी डायनामिक्स से, अपने कैरेक्टराइजेशन से, टोनल क्वालिटी से, वो एक और मैंने कृष्णा को शुरू में ऐसा देखा है कि बहुत कमजोर आर्टिस्ट देखा, कॉमेडी सर्कस सीजन 2 कर रहे थे,
Now that's revealing. मैंने उनको देखा कि वो कमजोर आर्टिस्ट थे, मतलब ठीक ठीक आर्टिस्ट थे, लेकिन क्या मेहनत की उस आदमी ने, क्या काम किया अपने ऊपर। और फिर ऐसा होता था कि वो ही नजर आते थे पूरे पूरे एपिसोड में। तो मेहनत, अगेन मेहनत, और बहुत टैलेंटेड, वर्सटाइल है। सुदेश लहरी जी, सुदेश लहरी मुझे पर्सनली बड़े फनी लगते हो। उनका है ना कि वो ट्वीक कर देना, और जो है, और वो बड़े अच्छा। मेरी अच्छी मेमोरी ये थी कि अब तो बहुत टाइम से मैं मिला नहीं, लेकिन वो बहुत सीनियर थे, उम्र दराज भी थे, हम लोग तो बहुत ही लौंडे लपाटे टाइप लगते थे उनके सामने। तो वो समझाते थे, बड़ी ज्ञान की बात करते थे। तो उनसे जो भी मेरी सीरियस डिस्कशन बहुत होती थी। तो काफ़ी मैच्योर्ड कॉमेडियन, वे अहेड मेरे ख्याल से। बहुत कुछ है उनके अंदर जो अभी तक आया नहीं है। बहुत बहुत काबिल आदमी। जॉनी लीवर, ही इज लाइक मैं फादर ऑफ इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी। मतलब जॉनी भाई के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे कॉमेडियंस हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉमेडियंस को देख के मेरे अंदर ये आता है कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, ये मैं स्टेज पे मैं मेरे तरीके से कर लूँगा। टाइम एंड प्लेसमेंट की बात है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, लक प्योर। लेकिन जॉनी भाई वो कॉमेडियन है जिनको देख के ऐसा लगता है ये तो नहीं हो पा रहा है। मैंने उनके लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने उनके लिए ओपन भी किया, इंटरनेशनल भी ओपन किया। मैंने वेग में खड़े होकर उनको देखा है, 2-3 बार देखा है। 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा एक बार करते हैं, 1-1.25 घंटा बाद में करते हैं। वो क्या एनर्जी है, क्या वेरिएशन है। रूल करते हैं वो स्टेज को, रूल करते, परफॉर्म करते हैं, वो नाचते हैं, गाते हैं, उछलते कूदते। क्या कैरेक्टराइजेशन है, मतलब उनको देख के लगता है कि ये इंतहा है, अब इससे आगे क्या। तो जॉनी भाई ही, और क्या इंसान है यार, क्या इंसान है। मतलब मैंने उनसे एक बार सवाल पूछा, हम दुबई से आ रहे थे, तो मैंने उनको पूछा, जॉनी भाई एक बात मेरे जहन में आ रही है कि आपको इतना मैसिव अटेंशन मिलता है, इतना प्यार मिलता है, एन फितरत इंसान की है कि उससे तो गुरूर आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, इतना अटेंशन मिलेगा, आप कैसे नॉर्मल रख रहे हैं अपने आप को। बड़ा अच्छा जवाब दिया था उन्होंने कहा कि मैंने जहाँ से शुरू किया था वो मैं भूला नहीं। जिस गली से मैं एंटॉपिल, या जो धारावी एंटॉपिल शायद नाम दिया था, जहाँ से मुझे वो याद है, मैं भूला नहीं। तो ये वो बहुत ग्राउंडेड आदमी, जितने बड़े कलाकार हैं उतने बड़े इंसान हैं। और हमारे लेजेंडरी राजू श्रीवास्तव जी, उनके साथ कोई ऐसा किस्सा? अरे यार, वो मेरे ख्याल से स्टोरी टेलिंग में इंडिया में उनसे बेटर अभी तक तो कोई आया नहीं, जितने बेटर स्टोरी विजुअल क्रिएट करते थे वो उनके साथ काफी। हाँ, है ना, बिल्कुल। मतलब आप बोल रहे हो तो मुझे उनके ना वो एक स्टोरी याद आ रही है, ट्रेन में खड़ा हूँ, धक्के खा रहा हूँ। आई कैन विजुअलाइज दिस होल। वो पता यूपी में जो डीएम की जो बीवी होती है, वो कैसे गाड़ी लेके चली जाती है बाजार में, रोड ब्लॉक हो जाता है, तो पानी पूरी वो दिन, वो कौन है, और वो जो बड़े सेलिब्रिटी स्टेज पे उनको पहचानती नहीं है, ये कौन है, ये जो गा रहे हैं कौन है ये, मिक्का क्या करते, नए हैं, अच्छा क्या नाम है, मिक्का, अच्छा सिंगर है, गा रहा है, सिंगर ही होगा। तो वो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो वो बहुत मजे की। वो मैं उनके साथ मैंने कपिल के शो पे वो जोक सुनाया भी था कि मुझे वो याद है कि एक बार हम कहीं मिडिल ईस्ट में थे, तो हम थोड़े से पहुंचे और वहाँ की पुलिस बड़ी सख्त होती, तो पकड़ लिया उन्होंने, उनको रोक लिया। मैंने बोला अब वो जो जान भी नहीं रहे तो रोक लिया, और वो फिर वो उनसे बात भी कर रहे हैं, ताल है ना, आफ्ता शांता ईशानदा, बैग को दे के वो अरबिक में बात कर रहे हैं। तो राजू भाई मुझे कहते हैं, तेरी समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो मैंने कहा कि भाई मैं उतना मुसलमान नहीं हूँ। तो अरे क्या तो इतनी अरबिक मुझे नहीं आती। तो फिर मैं बार बार आ रहा हूँ उनके पास कि राजू भाई, तो कहते हैं यार रहमान सुनो, तुम आप बैठ जाओ, तुम आओ मत। तो भाई आपको, तुम बैठ जाओ, कहीं तुमको भी बिठा लिया तो दोनों को कौन छुड़ाएगा, तुम बैठो वहाँ, बैठो। तो वो अच्छा, उनकी एक और मजे की बात बताता हूँ। हम रात में शो के बाद जो ऑर्गेनाइजर को वो 2 या 2:30 बज गए, वो जोक सुना रहे हैं। अब उनके चक्कर में मैं भी बैठा हुआ हूँ, उठ नहीं, वो सुना रहे, आधे पौने घंटे 1 घंटे सुना दिए, दिमाग भी खराब हो रहा है, राजू भाई क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, जब हुआ उठे तो चलो, तो बोलते कैसा था, तो मैंने अरे कैसा क्या था यार, नींद आ रही थी, आप उसको सुना रहे थे, ये क्या तरीका।
बोले अरे यार बाबू कल मैं न्यूज़ चैनल पे वहाँ जाके परफॉर्म करने वाला हूँ ना, तो प्रैक्टिस कर रहा था। और हमने बोला भाई तो ये आदमी प्रैक्टिस कर रहा था। तो सोचो यार मतलब बड़े ग्रेट इंसान वो। तो बहुत बहुत मिस करता हूँ उनको, मैं बहुत मिस उनकी करता हूँ। कॉमेडी काफी सिंपल थी बट बहुत मुश्किल भी थी। अरे वो ऐसा लगता है ये देख रहे हो, मतलब वो विजुअल क्रिएट करते थे वो 100%। वो मतलब कुछ भी कर रहे हैं, जैसे वो शादियों में, या फिर वो यूपी में क्या होता है कि कैसे औरतें अपने दामाद को, और बेटा सब ठीक है, देखो हमने कभी मारा नहीं, तुम्हें करना ठीक है, बहुत अच्छी है, कभी किसी की तरफ नज़र उठा के नहीं देखा, जब भी देखा है टकटकी बांध के देखा है उसको। तो उस तरह की वो जो दूसरी लड़की का भाई है, ये बहन है, मेरी बहन है, समझा, अच्छे से रखना, अपनी बहन समझना इसको। तो दूल्हा सोच रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इस तरह के जो है वो फूफा जो नाराज हो जाता है, या एक आदमी जो बोलता है बारात है बस अभी देखना, खाना खत्म हो जाएगा तब पता चलेगा इनको। तो वो जो रियल लाइफ कैरेक्टर को एज इट इज करने का जो उनके दिखा, बहुत थिएटर था उनके अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगता था जिस तरह से वो कैरेक्टर करते थे, जिस तरह से पूरा एक सीन बनाते थे वो। तो उनसे बेहतर स्टोरी टेलर अभी तक तो कोई आया नहीं है। आपने उनसे कुछ सीखा है? हाँ, मैं उनसे ये जो क्योंकि मैं उस तरह से मैं वो उस जोन में नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी वो कैरेक्टर जो करते थे ना, जो कैरेक्टर को मैं बड़ी ईज के साथ वो कैरेक्टर करते थे, एक ईज है। मुझे वो एक कहते थे यार ये रहमान, ये जो कुर्ला वाला जो मुंबई वाला कैरेक्टर करता है, ये बहुत अच्छा करते हो तुम यार, ये पहले टपोरी थे क्या तुम? तो बोला नहीं, वो बोलते थे जब हम लोग करते थे, हम लोग थोड़ा शाने ऐसा करते हैं, तू ऐसा ही करता है। क्या हुआ यार, चल काफ से गलती हो जाए, नून से निकल तो मीम से मार के लाम से लंबा कर दूंगा, चले खजुए, चल 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 फास्ट फास्ट चल, ओलंपिक ले चल। वो मेरा ड्राइवर था, वो गाड़ी के एक डिक्की पे बोनट पे आके बैठ गया। तो मैं देखा एक बच्चा, और मैं आ रहा हूँ उतने चले उस बच्चे को उसने एक झापड़ दे दिया। तो मैं बोला मारा क्यों? बोला भाई सिंहासन पे बैठा हुआ था। बोला सिंहासन? बोले भाई बोनेट पे बैठा हुआ था। बोला उसको दिया है। बोले चल अभी ओलंपिक ले, फास्ट फास्ट चल, फास्ट फास्ट चल के दिखा, चल मुड़ मत चल, तू काजोल नहीं है, मुड़ मत, काजोल नहीं है। बोले वो शाहरुख खान पलट बोलता है ना भाई। अरे मैं बोल, तो ये कैरेक्टर जो है ना, अब वो जितना ही सहज वो करते थे, तो वो मुझे बहुत पसंद आता था। और मैं जब कैरेक्टर करता हूँ, मुझे अलग अलग कैरेक्टर को, यूपी का या एमपी का या बिहारी कैरेक्टर या मुंबई, तो मैं कहीं ना कहीं वो एक दिमाग में तो है कि उनकी तरह से तो नहीं कर सकता हूँ, बट जो मैंने जो परसीव किया, तो वो बहुत, और उनके अंदर ईज बहुत था, वो एंजॉय बहुत करते थे, उनकी आंख में मस्ती दिखती थी मुझे, बहुत एंजॉय करते थे। और भाई मजाक में सब लोग आ गए, वो जो करते थे ना, तो बड़ी ईज थी उनके अंदर। बिल्कुल। तो काश वो ईज आ जाए मुझमें भी, बस मैं यही दुआ करता हूँ। आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया करते हैं। मैं जब वेरी ऑनेस्टली, जब आपको मैंने यूजुअली देखा है यूट्यूब वीडियोस और इन सब में, कभी मौका नहीं मिला आपको स्टेज पे आके देखने का, लेकिन जब रिसर्च के टाइम लास्ट 1 वीक से जब हम देख रहे थे, हम बैठ के खूब हंसे हैं, पूरी टीम खूब हंसे हैं। अरे बस मैं इंजॉय करता हूँ, मैं मेरी तरीके से करता हूँ। बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ आना है, धीरे धीरे मैं अपने वो कर रहा हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये बड़ा एक मज़े की बात बताता हूँ आपको, कि ये तो हंसाना तो हमारा काम है, उसके पैसे भी मिलते हैं, इज्जत भी मिलती है। लेकिन करते 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 एक पॉइंट पे ये रियलाइज होने लगा कि यार ये जो है ना, मैं लोग जो डी स्ट्रेस करने का काम कर रहे हैं हम लोग, कि कोई इंसान शायद किसी परेशानी में बैठा है, ये शायद बिजनेस या फैमिली या घर या किसी चीज़ से, ज़्यादातर हम लोग डिप्रेस्ड ही हैं। हमारी सोसाइटी जो है ना, या तो पेसिमिज्म में गई हुई है, डिप्रेस्ड है, या उनको सड़क पर चलते हुए देख रहे हो, ऐसा लगता है मातम से आदमी आ रहा है, स्माइल ही नहीं लोगों के चेहरे पे। मतलब यार थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा सा अच्छा फील करा देते हैं हम। तो ये बनने लगा फिर, यार नहीं, हम थोड़ी देर के लिए उनको खुशी तो दे देते हैं यार, एक अजनबी आदमी को। तो ये तो यार ऐसे सोच के देखे ना, फिर और ज़्यादा मज़ा आने लगा फिर, कि नहीं यार चलो यार, ये सिर्फ हंसाने का काम नहीं है, ये थोड़ा सा ये गिविंग बैक टू द सोसाइटी की एक कोशिश है। ये कह देना ये बहुत बड़ी बात है कि आई एम डूइंग समथिंग, एक कोशिश है और जारी है कोशिश।
बिल्कुल। एंजॉय कर रहे हैं उसको करते हुए। मुझे याद है एक एपिसोड में आमिर खान आए थे हाँ। और उन्होंने कपिल शर्मा शो की बात करी और उन्होंने कहा था कि एक फेज था उनके लाइफ का जब उनका डिवोर्स हो रहा था किरण जी के साथ, वर्क वाइज इट वाज नॉट गोइंग वेल एंड वो काफी ज्यादा डिप्रेस थे, तो वो घंटों कपिल शर्मा शो देखते थे हाँ। जस्ट टू लाफ एंड मेक हैव अ फील गुड फैक्टर इन लाइफ। सो कॉमेडी आई थिंक दी बेस्ट मेडिसिन है आज के तारीख में कि आपके हार्मोन्स हिला देता है और आपको एटलीस्ट ऑर्गेनिकली आपको हंसने पे और रिकवरी में मजबूर कर देता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको बहुत, मैं भी हंसता हूँ बहुत, मतलब मैं बहुत अजीब सी चीज़ पे हंसता हूँ। मतलब मुझे ऐसा देखता रहता वीडियो, हंसी आती कुछ, मतलब रैंडम बड़े जोक पे हंसी नहीं आती। ये जो रील्स में कुछ ना कुछ स्टंट करते हैं लोग, या जो कमेंट सेक्शन देख के हंसी आती है मुझे। तो है, हंसना बहुत ज़रूरी। समय रैना के बारे में आपने सुना है? बहुत ऑनेस्ट बंदा लगता है मुझे। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, मुझे बहुत ऑनेस्ट बंदा लगता है। लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है उनको लेकर, कि जो मेरी अपनी समझ है, जितना भी मुझे समझ में आता है, बहुत ऑनेस्ट जेन्युइन। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनका अपना तरीक़ेकार है, उनकी अपनी ऑडियंस है। वो आप पसंद करें नापसंद करें वो अलग चीज़ है, बट ईमानदारी नज़र आती है मुझे उस काम में, और वो बहुत अच्छी बात है। और जैसे उन्होंने कमबैक किया है, वो मैं बता रहा हूँ, वो बहुत लाइकेबल और लवेबल कैरेक्टर है। वो ऐसा, उस पर गुस्सा नहीं आता मुझे। वो बहुत ऑनेस्ट इंसान लगता है मुझे, जेन्युइन लगता है मुझे। ऐसा लगता है यार ये इंसान, क्योंकि वो आजकल लोग है ना, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने बात की। आजकल लोग स्टेज पे कुछ और होते हैं, बैक स्टेज कुछ और होते हैं। वो है ही नहीं जो इंसान जो वहाँ पर स्टेज पे खड़ा हुआ है। वो बाहर जाते कुछ और हो जाता है। वो वहाँ पर बस अच्छा होने की, बनने की एक्टिंग कर रहा है, लाइकेबल बनने की एक्टिंग कर रहा है स्टेज पे, बट वो है नहीं, बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर है। उससे बेटर मुझे वो लगते हैं जो रियल लाइफ में भी इरिटेटेड और स्टेज पे भी जाके क्या है तुम लोग ऐसी कॉमेडी करते हैं, मुझे वो फिर भी ठीक लगता है। मैं उसको पसंद नापसंद कर सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है नहीं, ऑनेस्ट है, और ऑनेस्टी आपके काम में होना जरूरी है। तो मुझे वो बहुत ऑनेस्ट लगता है। उनकी कॉमेडी में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? वो उनका कमबैक बहुत अच्छा होता है। वो अलग तरीके से स्पॉन्टेनियस है। वो कैसा है ना कि वो उनका बहुत सरप्राइज करते हो, और बहुत विटी है वो। लेटेंट में मैंने देखा उसको, बहुत विटी है वो। अच्छा, वो और दूसरी ये बात, वो पता नहीं, वो हम सब एक पॉइंट पे लिहाज कर देते हैं, वो तो किसी का भी लिहाज नहीं कर, चाहे वो बच्चन साहब हो, कुछ भी। वो एक दिल गुर्दा है उसके बाद बोलता है, और वो बुरा नहीं लगता हो। तो वो उसके अंदर वो है कि वो ऐसा लगता है, पता नहीं अगर वो फिल्टर या सेंसर कितना है, होता होगा सबका, लेकिन उसका मेरे ख्याल से लगता है थोड़ा कम है। वो कुछ भी तो अच्छा है वो बहुत। हाँ, एक चीज जो उसमें, जैसे एक कदम थोड़ा सा आगे निकल गए, जो बियर बाइसेप ने जो बात बोल दी थी, तो वो थोड़ा सा तय करना पड़ेगा कि अभी हम ये तो ठीक नहीं। सो आपको क्या लगता है, ये वाली जो बात हुई उस पे बाउंड्रीज कौन सेट करते हैं? ये ऑडियंस है, आर्टिस्ट है, कि जमाना है? यार कौन सेट करेगा? ये अपने तय, मेरी जिम्मेदारी है। लोग तो सब देख रहे हैं, ऑडियंस तो क्या तय करेगी? ऑडियंस तो सब देखती है उसको, जो उसकी एक ऑडियंस बन जाती है। एक आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो इस जगह पे है जिसको लोग सुन रहे हैं। तो वो पॉपुलर मीडियम में तो क्या चीज़ डूज एंड डोंट्स है ना, आप ये तो तय करें कि यार हम एक सीमा बनानी पड़ेगी आपको। कसवर्ड तो ठीक है, दी जाती है, दे रहे हैं मुझे, वहाँ जहाँ पर आप कुछ एक रिश्तों की जो गरिमा कोई पलट दिया, उलट दिया, ख़राब कर दिया, तो वो अब ना तो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति सभ्यता है, और ना ये बहुत इमोरल जैसी चीज़ है। तो कुछ टॉपिक है जो हम वैसे ही छोड़ देते हैं। तो वो आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है कि उसको ये तय करना पड़ेगा कि क्या और कितना, और उसका असर भी तो पड़ता है। फिर वो इन थिंग जैसी हो जाती है। फिर वो कोई भी अडेप्ट करेगा, कोई भी बच्चे को लगेगा ये तो कॉमन सी बात है, कोई भी कुछ ये तो बोला जा सकता है। तो अपने तौर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी चाहिए, बट कुछ लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि समाज में हर तरह की चीज़ें परोसी जा रही है ना। हम एज एन ऑडियंस भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब ब्लेम वहाँ नहीं डालना होता है, आपको चॉइस है ना। हमको पता है ना कि ये शराब खाना है, ये अय्याशी का अड्डा है, ये मंदिर की तरफ जा रहा है, ये सत्संग की तरफ जा रहा है, ये अस्पताल की तरफ जा रहा है, ये हम तय करते हैं ना, स्कूल की तरफ जा रहा है।
तो हर इंसान की जिम्मेदारी है, सिर्फ आर्टिस्ट की नहीं, कॉमेडियन की नहीं है, एज ए ह्यूमन, एज ए समाज भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो कलेक्टिव एफर्ट है तो ही जाके बेटर होगा, बाकी जिसको जो करना है वो करे। आप आजकल के कॉमेडियंस को ट्रोलिंग को लेके क्या एडवाइस देंगे? मतलब उनको जो ट्रोल किया जाता है, हाँ। आजकल के कॉमेडियन बहुत ही बेफिक्रे टाइप मुझे लगते हैं, ये इनको मुझे ऐसा लगता नहीं, एडवाइस की जरूरत नहीं है। इनको ज्यादातर लोगों को फिक्र नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, बिंदास एटीट्यूड, ज्यादातर लोग तो यही करते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर जो आपका जो डिजिटल लिंचिंग होने लगती है वो थोड़ा सा घातक है। क्या है कि ओपिनियन है ना उसका, आप अनटिल अनलेस के कोई बहुत ही ज़्यादा, जैसे मेरा ये मानना है कि जो हम हिंदुस्तान आस्था का देश है और जो रिलीजियस फिगर्स का देश है, हम लोग उसमें बहुत बिलीव करते हैं। तो एक लाइन ये होनी चाहिए कि भाई जोक करने के चक्कर में आप किसी संत भगवान खुदा को आप ऐसा ना लपेट लो कि वो एक अलग ही गली है। तो ऐसा आदमी ट्रोल हो रहा है तो फिर वो तो ट्रोल हो गई, लेकिन ओपिनियन किसी चीज़ पे तो ठीक है यार, लोग कई बार ज़्यादा कर जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत इमोशनल लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं हमारे देश में, तो ज़्यादा कर जाते हैं हमारे यहाँ हर चीज़ पर। मैंने कई बार, आप कुछ भी लिख लो ना, आप कुरान की आयत लिख लो, गीता का श्लोक लिख लो, कोई 3 तो मिलेंगे जो उसमें गाली दे देंगे आपको, उसमें कि साली यही जगह थी लिखने की। तो आप क्या सबके करेंगे? पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट तो मतलब कितनी भी अच्छी बात कर लो, 2 लोग तो मिल ही जाएंगे। सही बात है। तो उसके लिए आज के कॉमिक्स बहुत ज्यादा, दे आर लीस्ट बॉदर्ड, दे डोंट गिव अ रेमन जी, डैम। आप एक ना माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते जी। हैं एंड आप उस पर जोक भी बनाते हैं, हाँ, आप हाँ। बोलते हैं, बट आपको लगता है जब भी आप स्टेज पे जा रहे हो या आप कुछ कह रहे हो तो आप अपनी कम्युनिटी की तरफ से भी स्टैंड कर रहे हो, एक उनकी तरफ भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एंड यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर फॉर दैट? सी देखो क्या है, मैं एज एन इंडियन और ऐसे हमारी सोसाइटी का जो है, हम कम्युनिटी, फिर आपका देश, फिर आपका जेंडर, फिर आपकी जो है मोरालिटी, आप हर किसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपको कोई भी चीज़, मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ समाज में है और जो चीज़ ठीक नहीं है और मुझे बॉदर कर रही है, अगर वो मेरी कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं तो मैं उस पर भी जोक कर लेता हूँ। और अगर मुझे कोई डाउट कर रहा है या मुझे कई बार मुझे प्रमाण देना है देशभक्ति का, या तो मैं उस पर भी जोक कर लेता हूँ, उस पर मैं चुटकी ले लेता हूँ। तो वो अच्छा, मैं कोशिश ये करता हूँ कि इट शुड नॉट बी ब्लंट ऑन द फेस, डायरेक्ट डेरोगेटरी, और जैसे ना उतना हार्ड हिटिंग तरीका मैं इस्तेमाल नहीं करता। मैं अपना सरकाज़म से, सटायर से ऐसे घुमा के वो अपनी बात बोल देता हूँ, जो मेरी शख्सियत का भी हिस्सा है। मैं उतना एग्रेसिव नहीं, तो मैं उसको हंसी में बट बोलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ मुझे बॉदर करी है। जैसे मैंने एक जोक मैंने लिखा कि मैं पॉलिटिकल कॉमेडी बंद कर दी है और 3 साल हो गया, मैंने पॉलिटिकल कॉमेडी देखनी भी छोड़ दी। 3 साल हो गया, न्यूज़ चैनल देखा ही नहीं मैंने। तो अब ये एक, अब इस तरह से जो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने तरीके से उसको बोल देता हूँ। उतना लोड मैं अपने कंधे पे नहीं रखता हूँ कि सो आप ये सारी जब बातें करते हैं, आपको क्या लगता है सोसाइटी एक कॉमेडियन को आर्टिस्ट की तरह देख रहा है या आइडेंटिटी की तरह देख रहा है? आर्टिस्ट की तरह तो हमारी सोसाइटी बहुत अजीब तरीके से देखती है। वो बात अच्छी लगी तो वाह वाह, नहीं अच्छी लगी तो गाली। उसको उससे परे देखता है। उसको आर्टिस्ट की तरह अगर देखने लगेगा तो आसान हो जाएगा हम सबके लिए। उसको लगेगा ये कॉमेडियन, ये जोक कर रहा है, ये हंसा, इसका मकसद आसान, इसका मकसद किसी को गिराना नहीं है, ये हंस रहा है कोई चीज़ से। ना ये सरकार बदलेगा, ना ये धर्म बदलेगा, ना ये कुछ करेगा, ये इसको एक फनी बात लग रही है, ये इसका ओपिनियन है। हो सकता है उसका ओपिनियन आपको पसंद हो ना पसंद हो। तो ये अभी थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि उसको एक फनी आदमी की तरह देखें तो बहुत आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। लेकिन लोग उस तरह से देखते नहीं, कई बार वो अलग तरीके से आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा परेशान तो करता है। लेकिन ठीक है, हम ऐसे ही है, दुनिया है, इसको भी लेना है। चलो थोड़ी लाइट बातें करते हैं, दिल से आपके रिकमेंडेशन सुनना चाहते हैं। 5 फेवरेट शायरी आपकी। 5 फेवरेट, मुझे साहिर लुधियानवी बहुत पसंद है और उनके बहुत सारे शेर पसंद है। जैसे मुझे बड़ा आपने कश्मकश में डाल दिया मुझे 5 ही पे लिमिट करके। लेकिन मतलब जैसे
अब शायर पूछ रही है कि शेर? मैं शेर पूछ रही हूँ, लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन भी है कि आपके 5 फेवरेट शायर कौन है, तो शायद उससे आपके लिए आसान हो जाए। देखो 5 फेवरेट शायर मेरे, जैसे यहाँ पर एक तो साहिर लुधियानवी साहब हैं, जॉन एलिया साहब हैं, राहत इंदौरी साहब हैं, और आजकल बड़े अच्छे हैं उनका फरहत एहसास नाम है उनका। और नौजवान बहुत सारे शायर आ रहे हैं यार, उसमें बहुत एक से एक शायर आ रहे हैं जो कईयों के नाम नहीं पता है मुझे, लेकिन वो ऐसी शायरी कर रहे हैं ऐसे कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि ये इतनी कम उम्र है ये लड़के की। जैसे एक नौजवान लड़का है राजस्थान का, उसका एक शेर था कि इस भरे शहर में बस एक ही सौदागर है, इस भरे शहर में बस एक ही सौदागर है, अब मैं सामान खरीदूं कि तराजू देखूं। क्या 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 थॉट ला रहा है वो, उसकी उम्र है मतलब। तो पुराने शायरों में ऑल टाइम मिर्ज़ा गालिब हैं। मिर्ज़ा गालिब जिगर मुरादाबादी हैं। शायर फितरत हूँ मैं, जब फिक्र फरमाता हूँ मैं, रूह बनकर ज़र्रे ज़र्रे में समा जाता हूँ मैं। मेरी फितरत देखिए, मेरी तबीयत देखिए, जो सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूँ मैं। वाह वाह वाह। फिर फिराक मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे हैं। जॉन का शेर है कि आसमानों में गिर गए यानी हम ज़मीं की तरफ उड़ान में थे। ओह, अभी सोचिए क्या 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 फिलॉसफी है, क्या थॉट है, क्या थॉट प्रोसेस है उनका। और एक और शायर है वो अभी चले गए, 1-2 साल बाद दुनिया से। उनका नाम जबान में क्यों नहीं आ रहा है। उनका एक शेर है कि हमारा हाल तुम भी पूछते हो, हमारा हाल तुम भी पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था। अब ये, और उनका एक और शेर है कि मैं शायरों में ये भी देखता हूँ बिना माइक के वो क्या बोलते हैं। तो ये लोग छोटी छोटी लाइन में, जैसे निदा फाजली, उनका वो शेर है कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो ये सारे शेर। अच्छा एक मज़े की बात आपको बताऊँ, इनिशियली मैं लिरिसिस्ट बनना चाहता था। अब क्या क्या नहीं बनना चाहते थे? अरे मैं बता रहा हूँ, मुझे गीतकार बनना था। मेरे मुंह से ही मेरी शायरी मैच नहीं होती थी। जिसके पास जाता था पता लिखा कौन है, मैं ओरिजिनल राइटर। मतलब मैं भाई मैं मानते नहीं थे, बोले तेरे मुंह पे नहीं मैच हो रहा है। मतलब मुंह का कि मैं कहाँ ले जाऊँ, कौन सी बर्नी में। तो वो कोशिश की, नहीं सफलता मिली, तो फिर शायरी में कर लेता हूँ कुछ थोड़ा बहुत ऐसे वैसे, क्योंकि मैंने कोई उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली उसकी ग्रामर की, तो इसकी वजह से मैं बोलता नहीं हूँ कि मैं शायर हूँ। बट हाँ, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। आपके कॉमेडी में शायरी काफी दिखने हाँ, मिलती है, मैं तो आपको क्या लगता है कि इंसान को समझने के लिए ह्यूमर अच्छा है या ज्यादा जरूरी है, या उसकी शायरी ज्यादा जरूरी? मेरे लिए, मैं ये देखो, मेरे लिए, क्योंकि एक्चुअली वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। जैसे मेरे अंदर ह्यूमर भी है, मेरे अंदर लिटरेचर की चीज़ की तरफ झुकाव भी है, और शेर व शायरी पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ये जो बात करनी है, ये बात पहुंचानी है, तो जब मैं हंसाते कहीं मैं, अच्छा मेरे अंदर थिएटर भी है, थिएटर का बंदा भी है, तो मैं उसको एक संजीदा मोड़ दे देता हूँ, ताकि वो बात करते मैं उसको यहाँ से ये बात कर दूँ, ताकि शेर व शायरी भी पहुँच जाए, बात भी पहुँच जाए। बात पहुँचनी ज़रूरी है, बात वहाँ तक ले जानी ज़रूरी है। तो मैं दोनों है मेरे अंदर। हाँ, बट मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि कई लोग हैं ना, पॉपुलैरिटी को की ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई, कुछ मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ मैं कॉमिक्स को जानता हूँ जो बेसिकली वो लाइफ में शायरी वायरी करते नहीं है। वो ना उनका कोई पोइट्री की तरफ उनका झुकाव है, ना वो कभी उनसे सुनता हूँ, लेकिन चूंकि वो पॉपुलर है तो वो बीच में अपनी शायरी भी उसमें घुसा रहे हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा वो अटपटा लगता है। अगर वो आपकी शख्सियत का हिस्सा ही नहीं, तो सिर्फ वायरलिटी के लिए आप कुछ वो कर रहे हो, तो फिर वो ठीक नहीं। कहीं तो दिखाई सुनाई पड़ना चाहिए ना। इतने साल हम देखते हैं, तो कहीं तो आपकी पर्सनालिटी मेरे अंदर है वो। मैं जब लाफ्टर चैलेंज करता था, तो भी मैंने, जब मैं एलिमिनेट हो गया था वहाँ पर, तो मैंने फैज़ का शेर सुनाया था कि एक होता ना इंसान जो कि मुझे निकल गया शो से, तो मैंने शेर सुनाया कि कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गमे दिल,
अभी गिरानी ये शब में कमी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तो उस वक्त तो मैं सुना रहा था, और फिर मुझे याद है मैं कॉमेडी सर्कस में मैं जावेद अख्तर साहब और शबाना आज़मी साहिबा का एक एक्ट कर रहे थे हम, तो उसके आखिर में एक शेर से ख़त्म किया था कि जैसे एक दूसरे को पाकर भी कुछ गंवाए हुए हम दोनों, एक दूजे से होके शर्मिंदा सर झुकाए हुए हम दोनों, और तू कभी चांदनी थी धूप था मैं, अब तो साए हुए हम दोनों। तो ये तो था मेरे साथ, शुरू से था, जो आज जब स्टैंड अप कर रहा हूँ तो वो है मेरे अंदर। मैं पोइट्री है, पोइटिक हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, लिखता हूँ, सोचता हूँ, और मेरी राइटिंग में दिखता है। तो ये मेरी अपनी शख्सियत है जो निकल के आ रही है, और वही निकलनी चाहिए। आप एक बहुत बड़े फूडी है, जिसका तो हमने आज सुना भी है जिस बारे में बिफोर द शूट स्टार्टेड। अगर कोई किसी को खाना खाना हो तो बेस्ट रेस्टोरेंट इन बॉम्बे कौन सा है? लजीज खाना, वेज या नॉन वेज? दोनों, वेज हो या नॉन वेज। मुंबई, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। हाँ। So, मैं दोनों, अब मजे की बात बताऊँ आपको, मैं घर पे वेज ज्यादा खाता हूँ, okay. और मेरा गो टू फूड बताऊँ, कहीं भी रहूँ, दाल खिचड़ी। शूटिंग पे हो मैं वो खा लेता हूँ, और मैं बाहर जहाँ मुझे ऐसा लगता है, नॉनवेज में घर का ज़्यादा पसंद करता हूँ, बाहर भी मुझे सेलेक्टेड यहाँ है। आप मुझे मुझे एक कीर्ति कॉलेज के बाहर एक वड़ा पाव मिलता है, मुझे बहुत पसंद है, वो कभी खाएं। ये मिठीबाई कॉलेज के पास का जो एक चीज़ वड़ा पाव, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सरदार पाव भाजी, और एक मामलेदार मिसल मैंने नहीं खाया, बट मैंने बहुत सुना है, वो मुझे बहुत पसंद है, कभी खाऊंगा। नॉन वेज में मुझे एक निहारी बहुत पसंद है, चाइनीज़ एंड ग्रिल की, जो मीनारा मस्जिद पे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत अच्छी निहारी मिलती है। और लखनऊ में जो कबाब है टूंडे के, वो बहुत मेरा पसंदीदा, जब मैं जाता हूँ सी टू इट के मैं वो खाऊं। और दाल गोश्त हम घरों में बनता है, वो घर का बहुत पसंद है, वो मैं खाता हूँ। ये सब चीज़ें रेस्टोरेंट में आपको बिरयानी दिल्ली दरबार की ट्राई करें, बिरयानी रेस्टोरेंट्स की बिरयानी में मुझे वो पसंद है। हैदराबाद में पैराडाइज की और बहुत सारी जगह है, हैदराबाद में तो बहुत जगह अच्छी दम बिरयानी मिलती, तो बिरयानी पसंद है मुझे। लकी की बिरयानी बैंड्रा के बाहर जरूर ट्राई करें। ओह, मैंने खाया, मेरा कॉलेज आरडी नेशनल कॉलेज था, तो आपको बताऊं, मैं भी उसी कॉलेज में था। ओह मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया, आरडी नेशनल कॉलेज से। तो बड़ी स्ट्रेंज बात है यार कि आप भी नेशनल से थी। मैंने नेशनल में बहुत थिएटर किया, हम करते थे। मैं साइंस स्टूडेंट। नहीं, आप बहुत ही संजीदा इंसान थी। हम छिछोरे थे, हम कैंटीन में बैठने वाले आर्ट स्टूडेंट थे, हम वहीं पाए जाते थे, डबला बजा के गाना गा रहे हैं, फिर एक्टिंग कर रहे हैं, 8-8 12-12 घंटे कॉलेज में पड़े हुए। तो हाँ, अच्छा, वहाँ पर एक है ना वेज का है ना, बैंड्रा तालाब के सामने एक छोटा सा फूड जॉइंट है, सॉरी ढाबा टाइप है, उसका खाना बहुत स्वाद है। बैंड्रा तालाब के साथ बैंड्रा है? तालाब, बैंड्रा स्टेशन से आप आए हैं ना, मुझे उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा है, और एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, बहुत सस्ता, चीप, और बहुत अच्छा वेजिटेरियन खाना मिलता है, तालाब के जस्ट सामने है। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा आपको, मुझे याद आएगा। मुझे तो एक ही फेवरेट पता है, एक लकी रेस्टोरेंट, हाँ स्टमक एंड संडे सैंडविच। हाँ, स्टमक, हाँ, हर्ष का जो मुझे हाँ, उसका बर्गर बहुत बेकरी, पसंद, हर्ष हाँ, बेकरी का बर्गर या, पसंद हाँ। है, A1 का है। और वहाँ आप जाओगे ना तो गुड लक का बन मस्का बन और मस्का, right। चाय, ईरानी चाय, ये अच्छा है। ऐसा मुंह में पानी आ गया मेरे। ये मेरा फेवरेट है, बन मस्का और चाय, ये सब। सो दो शहर एक दिल, हमारा ये एक सेगमेंट है आपके लिए, जिसमें लखनऊ वर्सेस मुंबई। अब लखनऊ और मुंबई दोनों पे स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, आपकी भाषा से तो पता चल ही गया है। जब भी मैं आपसे बात करूं, मुझे लग रहा है मैं हिंदी ही सही बोल लूं तो बहुत हो जाए। नहीं, आप अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा कोई। सो लखनऊ के लोग और मुंबई के लोग में क्या फर्क है, और लैंग्वेज में, बिहेवियर में, ये या सोच में कहाँ आपको फर्क दिखता है? यार एक्चुअली मैं आप मजे की बात बताऊं ना, जितना मुंबई में लोग समझते हैं कि बहुत ही रफ लैंग्वेज बोलते हैं, मैंने मुंबई में भी ऐसे लोगों को देखा जो बहुत अच्छी जबान बोलते हैं, और मजे की बात, लखनऊ में भी ऐसे लोगों को देखा जो बहुत खराब जबान बोलते हैं, लखनऊ का होने के बावजूद। लेकिन ये कि वहाँ वो कल्चर है, वो तहजीब व तमद्दुन का गहवारा है, वहाँ पर जबान है, ज़्यादा अच्छी बोली जाती है, मोहब्बत का शहर है, लोग बहुत सुनते हैं। मैंने लास्ट
मुंबई थोड़ा सा, मुंबई में अगर मुंबई बहुत ही वर्सटाइल है, आप एनसीपी में जाके शो करो तो फिर वो हाथ बांध के यूं, जो भी चुटकुला समझते हैं वो लोग, मतलब वो घर पे जाके मतलब स्टोन फेस के साथ पूरा शो देखते हैं, घर पे आके बोलते द गाय वाज रियली फनी। तो भाई लगने देता मुझे भी। तो ये मुंबई ऐसा कि मुंबई में ये भी करे भाई मजा आ गया, ऐसे वाले भी और ऐसे वाले भी, ओके इट कैन बी बेटर। तो ये है दोनों के अलग वेरिएशन। लखनऊ का अगर कोई बंदा मुंबई आ जाए पहली बार तो आप उससे क्या वार्निंग दोगे? मैंने मुस्कुराई आप मुंबई में, सिर्फ लखनऊ वाले भी नहीं मुस्कुराते हैं, अब यहाँ भी मुस्कुराए जाते हैं कि थोड़ा प्यार से बात करिए, मतलब यहाँ मुंबई वालों को बहुत अच्छा लोग बोलते Serious हैं, समझते मुंबई वाले लोग को गुस्सा नहीं आता भाई, वो लोग ने देखा ही नहीं, लाल बाग नहीं देखा वो लोग ने कुर्ला नहीं देखा, भिंडी बाजार नहीं देखा वो लोग ने, चूना भट्टी नहीं देखा है, ट्रेन नहीं हाँ देखा? ट्रेन नहीं देखी, हवा से वो 2 फाइट मार देते हैं मुंबई में। तो उनको ऐसा लगता है मुंबई में। और अगर मुंबई का कोई बंदा लखनऊ जाए तो उसको क्या एडवाइस देंगे आप? उसको ढूंढ के टूंडे खाने चाहिए, उसको पता चलना चाहिए उसको। लेकिन अच्छा खाना जो है ना मुंबई में, सॉरी टू से दैट, मुंबई में घरों में अच्छा खाना बनता है, रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं अच्छा बनता है। आई एग्री। आप दिल्ली चले जाओ, उफ, दिल्ली, क्या अरे खाना। दिल्ली आप दिल्ली चले जाओ, आप लखनऊ चले जाओ, आप नॉर्थ हैदराबाद चले जाओ, क्या खाना है। सो लखनऊ का गब्बर, इस शो के पीछे क्या स्टोरी है और ये कॉन्सेप्ट कैसा आया? ये हमारे एक दोस्त है, राइटर हैं, जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, राइटर हैं वो, किताबें उनकी है, नादिर खान सरगुरु उनका नाम है। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे ये थॉट दिया, मैं कुछ करता रहता हूँ तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे बात कभी कभी उनसे डिस्कस करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये हालांकि बहुत ही क्लीशे जैसा है कि इस पर तो बहुत लोगों ने अलग अलग काम किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसा, तो मैंने बोला यार पहले तो अच्छा लगा, लेकिन मैंने बोला यार ये गब्बर पे बहुत अलग अलग लोगों ने किया, लेकिन इतनी शुद्ध भाषा वाला गब्बर है ना, अगर इसको अच्छा बनाया जाए तो फिर बनेगा। तो उस पर काम करना शुरू किया मैंने कि क्या 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 होगा, कैसी बातें होगी, कि वो तेरा क्या होगा कालिया और तेरा क्या होगा ए सियाह फाम शख्स। तो कालिया को भी लगेगा कि वाह मैं तो सल्तनत का राजा हूँ, मतलब तो वो उस भाषा में जो मिठास है ना, तो वो बड़ी खुद ही मज़ा आता था, बोला यार बनेगा तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और वो स्टेज पे आने से पहले मैंने पहली बार एक प्राइवेट किसी के बर्थडे में, दोस्त के बर्थडे में, दोस्तों को सुनाया है, 10 लोग बैठे थे, और वो सुनकर मज़े की बात, अच्छी बात ये रही कि वो सब लोग लैंग्वेज समझने वाले थे। तो जो पहला अटेम्प्ट था ना वो बहुत इतना तगड़ा रिसीव हुआ कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। हमने आधा ही लिखा था, मतलब नहीं इस पे काम करते हैं, इस पे काम करते हैं। तो उसको बनाने में 3-4 महीने लगे मुझे। वाह, 4 महीने एक एक्ट बना। अब वो एक्ट ऐसा है कि लोग समझते हैं कि मैं बहुत ग्रेट उर्दू बोलता हूँ, नहीं मैं बहुत ग्रेट उर्दू नहीं बोलता हूँ, मेरी ओके उर्दू, मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, और मैं उर्दू मीडियम से हूँ भी नहीं, तो मैंने बहुत बाद में उर्दू सीखी है। तो मेरे लिए अभी भी है ना कुछ लफ्ज़ ऐसे मैं भी कभी कभी मिस प्रोनाउंस कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं, क्योंकि मैं कॉमेडियन हूँ, मैं जोक की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, भाषा एक्सपर्ट हूँ नहीं, बट हाँ ठीक है, बहुत हद तक ठीक है मेरी, और बोलने का सलीका है क्योंकि एक्टर हूँ, तो इसके वजह से एक इम्प्रेशन बना हुआ है। तो वो उस पर उसमें करेक्शन क्या है, कहीं कोई लफ्ज़ गलत तो नहीं आ रहा है, या फिर इसके मायने तो कुछ और नहीं निकल रहे हैं, और कहीं इसका सही शब्द क्या होना चाहिए। तो अगर किसी की हेल्प लेनी तो हेल्प भी ली मैंने कि ये शब्द मैंने लिया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब वो कहती है कि सो जा, तो वो मैंने उसमें बनाया कि ए नस्ले नूरे चश्म, ए जिगर गोशे जान, ए वारिसे रामगढ़, अपनी पलकों की किंदीलों को बुझा ले। अपनी आंख बंद कर लेनी, अपनी पलकों की किंदीलों को बुझा ले, वरना आली जनाब हजरत गब्बर सिंह तेरी जियारत के लिए तशरीफ ले आएंगे। तो माँ कहती सो जा बेटे, तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अब इसको मैंने तो फन तो आएगा, तो मैंने बोला ये बड़ा, फिर उसमें मेन खेल मैं बताता हूँ, सिर्फ राइटिंग का नहीं, उसमें मेन खेल है उसको परफॉर्म करना, उसको डिलीवर करना, उसके कैरेक्टर को पकड़ना, जो जहाँ मेरा थिएटर मुझे काम है। बहुत सारी रिसर्च की आपने मेरे बारे में। बिल्कुल, तभी तो कह रही हूँ, हम खूब हंसे भी हैं, खूब बैकग्राउंड में भी गए हैं, काफी कुछ गए। तो क्विकली आप मुझे बताइए इन चीजों का उर्दू में कैसे बोलेंगे? तुम समझते क्या हो अपने आप को? हीरो हो क्या? तुम समझते क्या हो अपने आप को? हीरो हो क्या?
ये भाई साहब ऐसा लगता है मैं ही जैप्ट हो गया हूँ इस वक्त। तुम समझते क्या ये सब उर्दू ही है, खाली हीरो एक लफ्ज है। शहजादे हो, मतलब अपने आप को क्या शहजादा तस्वर करते हो आप? हाँ। एक और, दिल तो बहुत बड़ा है मेरा, बस पॉकेट छोटी है। दिल तो उर्दू ही है, बड़ा भी उर्दू है, पॉकेट। अब मेरा दिल बहुत वसी है, ये यानी उसकी वसअत काफ़ी है, बस जेब मेरा तंग है थोड़ा सा। काफी थक गई मैं सुनने में। चलिए रहमान जी, अब आपके लास्ट पेज की तरफ चलते हैं। जी। अगर आप अपनी जिंदगी के नेक्स्ट पेज की पहली लाइन लिखे तो वो क्या होगा? अब मेरी ज़िंदगी के नेक्स्ट पेज की पहली लाइन, लाइक जो फ्यूचर में क्या प्लान्स है आपके, उसकी अगर पहली लाइन अगर आपको मैं लिखनी हो। एक्चुअली मैं पिछले दिनों से थोड़ा सा एक अजीब कश्मकश में आ गया हूँ। पहले मेरे जहन में तो बिल्कुल सिंपल सा ये था कि अब स्टैंड अप हो गया है और मैंने वो प्ले शुरू किया एज एन एक्टर, मुझे एक्टिंग करनी है, राइटिंग करनी है और आगे अगर चांस मिला तो डायरेक्शन करना है। ये तो है इंटैक्ट, बट अभी थोड़ा सा मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेहनत करना चाहता हूँ। अब मुझे ऐसा लगा नहीं यार, अब ये हो गया कि प्रैक्टिकली आप देखें ना, जैसे आपका पॉडकास्ट या कोई जो लोग कर रहे हैं ना, कि अब सिर्फ टैलेंट इज नॉट फेचिंग यू, आपका प्रेजेंस भी लोग मांग रहे हैं, देख रहे हैं, जो बहुत प्रैक्टिकल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिशा में भी थोड़ा सा एक साल भर एक मजबूती से काम किया जाए और अपने जो कैरेक्टर्स हैं, अपनी चीज़ें, उस पर थोड़ा सा मैं काम कर रही हूँ। कुछ नई चीज़ें, शॉर्ट वर्जन या लॉन्गर या और क्या, जैसे मैं फूड रील्स बना रहा हूँ तो उसको फनी वे में और क्या बना सकता हूँ, कैरेक्टर्स क्या ला सकता हूँ, तो उस पर काम करना है। लॉन्गर कि सिंस आई एम एन एक्टर तो मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं आगे ज़रूर राइटिंग करना चाहता हूँ, मैं राइटर भी हूँ तो मैं कुछ लिखूंगा भी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कॉमेडी है, जो मेरी सोच है, वो कैसे पहुँचे लोगों तक। तो ये आपसे बात करके एक चीज जरूर समझ में आए कि कॉमेडी इज जस्ट नॉट अबाउट जोक्स, इट्स क्लियरली अबाउट जो आपके अंदर चल रहा होता है, वही सॉफ्ट तरीके से आप उसे एक्सप्रेस करते हैं, लैंड करते हैं। एंड रियली थैंक्स कि आपने इतनी ऑनेस्टली सारी बातें शेयर की है। कोशिश की बस। एक पल भी नहीं लगा था दैट इट वाज समथिंग यू वर ट्राइंग टू कवर अप और एनीथिंग। आपने हर एक चीज, हर एक बात खुल के दिल से कही है। मुझे काफी एनलाइटनमेंट मिला है आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके। सो थैंक यू वेरी मच रहमान जी टू थैंक यू सो मच मेक दिस 2-3 आवर्स अवेलेबल फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। ये इतना इंटरेस्टिंग था, मुझे भी नहीं पता चला। नॉर्मली क्या होता है, पॉडकास्ट आपने बहुत ही तैयारी भी अच्छी की और आप सुनती भी अच्छा है, और हमारी टॉपिक बहुत यहाँ बहुत सारी हमने विचरण किया, बहुत जगह गए आए, और वो बहुत ही स्मूथ रहा है ना, इन्वॉल्वमेंट भी आपका रहा। अदरवाइज क्या होता है कई बार फिर वो जल्दी खत्म हो जाता, पता नहीं चलता, ऐसा लगता है ये हो ही जाए अब बस। तो अच्छा रहा, मेरे लिए भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा। और मेरे लिए, आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आप अच्छा करें जैसा कर रही हैं, और करें, बहुत करें, आपका पॉडकास्ट ग्रो, आपका चैनल ग्रो, बहुत पैसे कमाएं आप।